तारिक काटला। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत इस कार्यक्रम की हेडलाइंस के साथ। बाजार में गिरावट गहराई। 3 फरवरी के बाद निफ्टी ने तोड़ा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 850 अंक से ज़्यादा टूटा सेंसेक्स। निफ्टी बैंक में सबसे अधिक कमजोरी, करीब 700 पॉइंट गिरा। मिड कैप में भी भारी बिकवाली। गिरावट के तूफान में सबसे ज्यादा टूटा मेटल, IT, पावर और रियल एस्टेट स्टॉक्स। आज निफ्टी बैंक और ऑफ कोर्स NBFCs में भी भारी भरकम सेलिंग। मेटल इंडेक्स करीब 2.5% फिसला। JSW स्टील, सेल, JSPL में 3% की गिरावट। अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में आज भारी बिकवाली। अदानी एंटरप्राइजेस 11% नीचे। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, टोटाल, विल्मर 5% के लोअर सर्किट पर। अंबुजा और ACC में भी 5% से ज़्यादा की गिरावट। और जल्दी गर्मी आने की वजह से IMD की चेतावनी के बाद AC शेयरों ने फिर पकड़ी रफ्तार। खराब बाजार में भी वोल्टास, ब्लू स्टार और सिम्फनी जैसे स्टॉक्स 3% ऊपर। और अनिवार्य जूट पैकेजिंग के प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी मिलने से जूट शेयरों में अच्छी रौनक। अनाज की 100% और चीनी की 20% जूट पैकेजिंग अब अनिवार्य। जूट खरीद पर सालाना 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है सरकार। फैसले से 40 लाख किसानों को फायदा। ओके, चलिए आज एक गाना ध्यान में आ रहा है हर्षदा मेरे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। कल सब कह रहे थे कि मार्केट में बहुत डल है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। मार्केट ने कहा चलिए आज एक्साइटमेंट देते हैं। अब आज बुल्स कहेंगे प्लीज़ कल वाला ट्रेडिंग सेशन वापस दे दीजिए हमें। बिल्कुल चलेगा कल वाला सेशन। आज जिस तरीके का मूड आया। लेकिन हर्षदा मैं एक चीज़ कहूँगा, हैरानी नहीं होनी चाहिए थी इस मूव को लेकर। हमने कल भी डिस्कशन किया था कि इस मार्केट में अब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स टूट रहे हैं और अगली एक्सपायरी की तरफ हम जा रहे हैं। और मंथली एक्सपायरी में जब भी इस तरीके का मूड आता है, आप नॉर्मली ऐसा मूड देखते हैं। और आज सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आज कहीं भी छुपने की जगह नहीं है एक्सेप्ट फॉर वो जो वोल्टास और ब्लू स्टार जो आपने बोला था, या वो जूट शेयर जो खैर मतलब कुछ खास मतलब ज़्यादा है नहीं वो, लेकिन बिल्कुल कहीं छुपने की जगह नहीं है। और इस समय मार्केट एक बहुत ही मेक और ब्रेक जोन में ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ बंद हो गए तो ये अब तक की सबसे खराब क्लोजिंग होगी, वो बजट डे से पहले और बजट डे के बाद के सेशंस को इंक्लूड करने के बाद भी क्लोजिंग लेवल पर। याद रखिएगा बजट डे का लो क्या था, बजट डे का लो था 17,353 और एग्जैक्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। जो देखिए जहाँ पर 200 की बात हो वहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और अब हम उस तरफ जा रहे हैं। और परेशानी ये है हर्षदा कि अब तक तो खैर हमारी मार्केट अपने वेट पर ही कर रही थी। आज ग्लोबल मार्केट का भी बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना पुश मिला मार्केट को नीचे लेके जाने में। और आज जिस तरीके से अदानी ग्रुप स्टॉक्स में सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग रिज्यूम हुई है, आज वापस उस चीज़ की चर्चा हो रही है कि क्या ये कहीं वापस एक सिस्टमिक रिस्क तो ओपन नहीं हो रहा है मार्केट में, क्यों इस तरीके से ये सारे स्टॉक्स टूट रहे हैं, क्यों इस तरीके से निफ्टी गिर रहा है। और एक बार 17,750 टूटा, उसके बाद सीधा आपको 200 पॉइंट और मिल गए। ज़बरदस्त गिरावट। और ये फ़ायदा होता है एक ट्रेंड में रहने का। अगर आप क्यूट ट्रेड्स ना ट्राई करें, बहुत लोग क्यूट ट्रेड्स ट्राई करते हैं, ट्रेंड में रहिए। ट्रेंड डाउनवर्ड है और उसी डाउनवर्ड ट्रेंड में फिर आप बड़े मौके ढूंढिए और एग्जैक्टली वही ट्रेड काम कर रही है इस समय। इनफैक्ट अनुज, निफ्टी बैंक की भी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही है। और ये अगर और फिसल जाए, अब ऑफकोर्स 500 पॉइंट की और गिरावट आ जाएगी तो प्रेशर बनेगा ही। लेकिन 40,000 को इसने ब्रीच किया। मैं देख रही थी लो आज का 39,961 है और बजट डे लो क्या 39,490 के आसपास था। तो वहां से हम ज्यादा दूर है नहीं। बिल्कुल। देखिए आप बैंक निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं। जो बजट का लो था 39,490 वो आखिरी सपोर्ट है। लेकिन देखिए हर्षदा एक चीज़ बहुत क्लियर है इस मार्केट में, इस मार्केट को अब 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाना है। और वो लगातार निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, निफ्टी पर वो लेवल क्या है 39,100 और आज बिल्कुल ट्रेंडिंग दे रहा। पहले 15 मिनट में मार्केट ने थोड़ी कोशिश की थी वो लेवल्स डिफेंड करने की, एक बार वापस 40,500 और 17,750 निफ्टी पर, लेकिन वो हुआ नहीं। रिकवरी के यहाँ पर कोई संकेत है नहीं। मेरा जो मेन पॉइंट है वो निफ्टी के ऊपर है। निफ्टी देखिए आप
अब निफ्टी सेकंड टाइम 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहा है। पहली बार उसने डिफेंड किया था वो बजट डे पे था, बजट डे लो था एग्जैक्ट 17,353 और अब 200 डे मूविंग एवरेज है 17,350 पर, यहाँ से सिर्फ 200 पॉइंट नीचे। और उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हमने कल बात की थी ये कि एक नॉर्मली मार्केट अगर एक गैप क्रिएट करता है तो उस गैप का फिल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप रिकवरी कर लेते हैं भले ही, लेकिन वो रिकवरी हमेशा फीबल रहती है और हमेशा मार्केट एक बार कोशिश करता है देखने के लिए कि जिस लेवल पर मार्केट गिरा था वहाँ डबल बॉटम है या नहीं है। तो इसके लिए मार्केट का अब 17,350 तक जाना एक ऑलमोस्ट तय है। और अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग लग रही है और मुझे खुशी है कि कल हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि कई लोगों ने वो पुट कॉल रेशियो को लेकर सोचा था कि मार्केट ओवरसोल्ड थी, जबकि हमने एनालाइज किया था कि शायद मार्केट इतनी ओवरसोल्ड नहीं थी। प्लस कई बार क्या होता है ना, अगर मार्केट ओवरसोल्ड हो भी तो भी एक्सपायरी से रिलेटेड सेल ऑफ आता है। ये मार्केट मुझे अब लग रहा है कि आपको एक जैसे कहते हैं अगली एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि फ्राइडे के फर्स्ट हाफ में भी इसी तरीके का ट्रेंड जारी रहे और सबको निकालने के बाद मार्केट हो सकता है फ्राइडे के सेकंड हाफ से एक आपको शॉर्ट कवरिंग मूव या थोड़ा सा एक बाइंग का मूड दिखाए, लेकिन तब तक मार्केट में ट्रेंड के साथ ही रहिए और ट्रेंड तो बहुत खराब है मार्केट का। इनफैक्ट आज सुबह में नॉर्मली हम इतनी वॉलेटिलिटी के लिए तैयार होते हैं थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन, तो मेरे दिमाग में इतनी वॉलेटिलिटी देख के लगा कि आज थर्सडे, फिर रियलाइज हुआ आज तो वेडनेसडे, एक और दिन बाकी है। सो और ये पिछले हफ्ते भी होते देखा था बिल्कुल वेडनेसडे में भयानक मूव्स देखने को मिले और थर्सडे को बहुत ही शांत वीकली एक्सपायरी, लेकिन ये मंथली एक्सपायरी उस लिहाज से और इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो शायद एक और दिन पेन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये ना एग्जैक्टली मुझे अब वो एग्जैक्ट मंथ याद नहीं आ रहा, ये आई थिंक लास्ट ईयर हुआ था 2022 में, जब हमने वीक स्टार्ट किया था तो हम 200 डे मूविंग एवरेज से करीब 600 पॉइंट दूर थे और एक्सपायरी वाले दिन हमने एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज हिट किया था। और जैसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज 17,350 है, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आप ना सिर्फ आज खराब क्लोज देखें बल्कि कल भी एक कंटिन्यूएशन देखें, क्योंकि जिस तरीके का यूएस मार्केट का कल रेड बार बना था, वो खासतौर से नैस्डैक में जिस तरीके का रेड बार बना था, वो एक आपको बता रहा है कि ये देखिए मार्केट दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी ऑसिलेटिंग या फिर जो कंसोलिडेटिंग मार्केट होती है, जो एक रेंज में रहती है बेसिकली। एक होती है आपकी ट्रेंडिंग मार्केट। ये जो मार्केट है अब ये ट्रेंडिंग मार्केट बन गई है। जो कंसोलिडेटिंग मार्केट होती है उसमें हम कोशिश करते हैं कि प्रीवियस डे के लो पर बाय करें, प्रीवियस डे के हाई पर सेल करें, ये इस तरीके की राय देने की कोशिश होती है। वो कंसोलिडेटिंग मार्केट जो होती है उसमें होती है। एक्सपैंडिंग मार्केट जो होती है, कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट रहा, और जो एक्सपैंडिंग मार्केट या ट्रेंडिंग मार्केट होती है, ट्रेंडिंग मार्केट में आपको मार्केट के साइड का ट्रेंड पकड़ना होता है। देखिए आज आपने किसी भी लेवल पर चाहे 17,700 का पुट लिया होता, 650 का, उसके बाद 600 का, मैं कहता हूँ 550 का, 500 का, कोई भी पुट लिया होता आपने, आज मार्केट ने आपको हैंडसमली रिवॉर्ड किया होता। क्यों? क्योंकि आपने मार्केट के ट्रेंड का रिस्पेक्ट किया। मार्केट का ट्रेंड डाउन है और हालांकि हम हमेशा चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन मार्केट वन वे में ऊपर नहीं जाता, नीचे ऊपर होता रहता है। अभी डाउन फेज चल रहा है। मुझे लग रहा है फ्राइडे तक पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी और सारे एक्सेसेस बाहर हो जाएंगे सिस्टम से। एक्सेसेस बाहर जल्द से जल्द हो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि क्या तो मार्केट बहुत बोर है या तो इतनी केओस के साथ और गिरावट की तरफ है। ये तेजी वाला मार्केट होता, गुड केओस इज ऑलवेज बेटर देन अ गुड बैड केओस। वीरू बताइए, स्टॉक स्पेसिफिकली रोल ओवर की पोजीशंस कहां पर स्ट्राइक कर रही है आपको, कहां पर ज्यादा संकेत बन रहे हैं अग्रेसिव मंदी या फिर तेजी के? केओस तो स्टॉक फ्यूचर्स में ही हर्षता, और स्पेशली लीड कर रहा है यहाँ पे अदानी समूह और बैंक्स। पहले इंडस्ट्रीज से शुरुआत करते हैं। अगर आप इंडस्ट्रीज का रोल ओवर देखें हर्षता, इट्स निफ्टी में करीब 49 और बैंक निफ्टी में अगर आप देखें 51% रोल ओवर हुआ है। अगर आप इस वक्त इनफैक्ट सुबह सुबह अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में, पोर्ट्स के बारे में, अंबुजा के बारे में, एसीसी के बारे में अनुज में बात भी कर रहे थे। आज ज़्यादा अगर आप देखें दिक्कत भरा दिन लग रहा है इस स्पेस के लिए, इस समूह के लिए। अदानी एंटरप्राइजेस उस दिन की यानी 2 फरवरी की कैंडल की बॉडी को ब्रीच कर चुका है और मैं इनफैक्ट पिछले 1-1.5 घंटे से हर्षता इन स्टॉक्स को देख रहा हूँ। इनके रोल ओवर्स बहुत, मतलब शॉर्ट जो है वो अगले महीने में बहुत ज़्यादा कैरी हो रहे हैं। 74% एंटरप्राइजेस, पोर्ट्स में 71%, अंबुजा सीमेंट्स में लगभग 70%, एसीसी में करीब 58%। ह्यूज शॉर्ट रोल ओवर्स टुवर्ड्स मार्च इन अदानी समूह। उसके बाद अगर आप बैंकिंग को देखें तो यहाँ बैंकिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हैं शॉर्ट साइड पे, और इसको लीड कर रहा है इस बार आपका HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक में अभी भी रोल ओवर्स कम है क्योंकि शॉर्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं वो इसी मंथ में। अभी नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर बहुत नहीं हुआ है और आई थिंक वो शॉर्ट्स काफ़ी स्ट्रांगली ग्रिप में है, और स्पेशली ICICI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑप्शन स्टेट्स काफ़ी खराब हैं।
केबल गुड्स में अच्छा रोल ओवर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लॉन्ग साइड में रोल ओवर विजिबल है। वोल्टास में, कमिंस में, एलएनटी में, सिमेंस में, सब में अगर आप देखें बड़े कमांडिंग रोल ओवर रहे हैं, 70%, अप्रॉक्सीमेटली 72% के एवरेज के रोल ओवर। और आईटी में थोड़ा मिक्स रुझान है। HCL टेक्नोलॉजी 72%, इन्फोसिस 60, TCS 63%, इन्फोसिस लगभग 73%। और लेकिन अगर मुझसे आप पूछें कि पेन कहाँ पर है और काफ़ी सब्सटेंशियल शॉर्ट कहाँ पे कैरी हो रहा है मार्च में, तो दैट्स बैंक्स और दैट्स अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। हर्षदा, अदानी ग्रुप ऑफ कोर्स अपनी अलग सी धुन है और वो बहुत ही मायूस धुन है अनफॉर्चुनेटली। चलिए आपको कुछ और ट्रेंडिंग काउंटर्स दिखाते हैं जहां पर प्रेशर है, और इसमें भी आपको अदानी समूह का कुछ अंश दिखाई देगा। बिकवाली उनमें अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दी है आज के दिन। तो ये देखिए, एंटरप्राइजेस 11-12% नीचे, पोर्ट में 5.5% तक का नुकसान, ग्रासिम आज 3.5% नीचे। JSW स्टील में भी आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। ये वीकर साइड पर वो स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है हैवी वॉल्यूम्स के साथ दरअसल मंदी की पोजीशंस खड़ी हुई हैं। इसके साथ कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। टोरेंट पावर में ऑफ कोर्स ये एक्स डिविडेंड भी हुआ है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। AB फैशन 4.5% नीचे। एस्ट्रल और टाटा केमिकल्स जैसे काउंटर्स में आज हम देख रहे हैं ये वायदे बाजार वाले टॉप ट्रेंडिंग काउंटर्स है दबाव के। लेकिन औरो फार्मा में आज एक सरप्राइज मूव आया करीब 2% का। वोल्टास के साथ बाकी वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स, पेट्रोनेट LNG और इल्का लैब्स में हम देख रहे हैं थोड़ी सी खरीदारी के सौदे बनते दिखाई दे। बहुत ही कम मात्रा में आज हमने देखा है वो तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है, क्योंकि हमने जहां जिक्र किया था निफ्टी और निफ्टी बैंक का, आप इसके साथ ही मिड कैप इंडेक्स भी देखेंगे तो जैसे जैसे दिन चढ़ा है ना, वैसे वैसे वो गैप तेजी और मंदी वाले स्टॉक्स के बीच भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इस समय 1:5 का रेशो, 5 गिरने वाले शेयर 1 में तेजी हो रही है, 400 पॉइंट का नुकसान मिड कैप इंडेक्स में। और अब एक बार फिर निफ्टी बैंक देखिए 40,000 के नीचे 39,937 के आसपास ट्रेड, 700 पॉइंट गवा दिए हैं इसने। चले हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, वो बताएंगे आपको इस तरह के मार्केट में किस तरह से आपकी रणनीति बनेगी और स्पेशली पैसा बनेगा कैसे और पैसा बचेगा कहाँ। फंडामेंटल्स पर गौरांग शाह हमारे साथ है जोजीत फाइनेंशियल के। टेक्निकल कॉल्स के लिए हम जोड़ रहे हैं अब प्रकाश गावा, मानस जायसवाल, चंदन तापड़िया, राहुल शर्मा, आशीष बहेती और रुचित जैन को। यतिन से आगे हम बात करेंगे। आज ऑफ कोर्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक खासी रिपोर्ट भी देखने को मिली है। इसी सिलसिले में ब्लू स्टार के MD बी त्यागराजन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे ग्राउंड चेक लेंगे कि एक्चुअली डिमांड की सिचुएशन क्या है। अब तक तो रिपोर्ट्स ही कह रही है कि गर्मी का पारा बढ़ने लगा है। 240 पर ऑफ कोर्स 4 का चौका, राहुल शर्मा से लेंगे सस्ता ऑप्शन, मानस जायसवाल देंगे FNO का सुपरस्टार, रुचित बताएंगे चार्ट का चमत्कार, मिड कैप फंडा गौरांग शाह से लेंगे। आज 250 पर क्वांटम सिक्योरिटीज के नीरज दीवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऑफ कोर्स फिर बात होगी डीलिंग रूम में एक्शन की भी। ओके, चलिए काम करते हैं, अपने पैनल को एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, आपसे शुरुआत करेंगे सर। बताइए, क्या सुबह से आपने सेल ट्रेड्स ही दिए हैं, कल भी आपने STBT ही दिया था, अब मार्केट का टेक्सचर देखकर इस समय क्या ट्रेड बन रहा है और इंडेक्स पर और क्या स्टॉक्स पर? इतना क्या 17,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर कोई शॉर्ट करे तो आज कवर करना है, दूंगा शॉर्ट ही, और वो दूंगा अडानी पोर्ट्स। अब भी वीक नजर आता है, इनफैक्ट तो अब लगता है मूव शुरू हुआ है डाउन साइड। अब ट्रेड करा है 550 के आसपास अडानी पोर्ट्स, 560 का स्टॉप लगाना जरूरी है, 10 रुपीज जरूरी है। नीचे कहां तक जा सकता है? नीचे आएगा 540, 525 भी पॉसिबल है अगर गिरे तो अडानी पोर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही शॉर्ट कवर कर दे तो अच्छा है, क्योंकि अगर कल गैप अप खुला तो शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट स्क्वीज होगा, इसलिए आज कर ले जाइए पैसा। अडानी पोर्ट्स शॉर्ट। ओके, थोड़ा सा आप देख के संभाल के। प्रकाश सर की ये कॉल अदानी पोर्ट्स, याद रखिएगा यहाँ पे जो यूजुअल मार्जिन्स होते हैं स्टॉक फ्यूचर्स से, उससे कहीं गुना ज़्यादा मार्जिन्स इस वक्त अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एप्लीकेबल हैं। अदानी पोर्ट्स शॉर्ट 540, 525 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 560 का है। जो अभी मेरे ख्याल से सुबह जो मेरी बात हुई थी उसके मुताबिक अदानी एंटरप्राइजेस में 80% का मार्जिन है इस वक्त। खैर अभी अदानी पोर्ट्स पर शॉर्ट कॉल है, करीब 540, 525 का टारगेट यहाँ पर। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी, अशोक लेलैंड पे बिकवाली करने की राय रहेगी, क्योंकि अशोक लेलैंड अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और दूसरा 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अब अशोक लेलैंड ट्रेड करने लगा है। तो करंट लेवल्स पे भी आप बिकवाली कर सकते हैं। 146.60 ये कैश लेवल्स हैं, 146.60 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी है।
नीचे की तरफ 137 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। पुट ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। मार्च वाला 142 का 142.50 का जो पुट ऑप्शन है, ₹3.80 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ₹2.90 का स्टॉप लॉस लगाइए और ₹6.50 के टारगेट सेट करिए। का एक और ट्रेड, पहले अदानी पोर्ट और अब अशोक लेलैंड। 137 टारगेट रहेगा अगर आप फ्यूचर्स में शॉर्ट कर रहे हैं, वरना 142 का आप पुट लेकर चले। याद रखिएगा अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं ऑप्शन में, ये मार्च सीरीज में आपने लेना है। ₹3.80 पर है, ₹6.50 तक के टारगेट के लिए एक मौका आपको दिख रहा है। गौरांग शाह, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से ऐसे माहौल में मायूसी तो चारों तरफ होती है, लेकिन अगर आप कारोबारी हैं या फिर छोटी अवधि के लिए काम करते हैं तो आपको मेरे ख्याल से चिंता करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप नवे निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा समय बहुत कम आता है बाजार में जब आपको अपने दाम पर जो शेयर आपको पसंद है वो खरीदने के लिए मिलते हैं। ये बात वास्तविकता है कि पूरी ताकत लगा करके ऐसे माहौल में निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़े थोड़े करके किस्तों में निवेश करना चाहिए। और उसी तर्क के आधार पर ऑटो क्षेत्र से थोड़ा बहुत परिवर्तन होते हुए देखा है टाटा मोटर्स में हमने, तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि एक खरीदारी बन सकती है। जैसे हमने कहा, पूरी ताकत लगा करके नहीं, लेकिन धीरे धीरे। और 400 के नीचे के जो स्तर है हर्षदा, वो हमें काफी सीमित लग रहे हैं। तो शुरुआत करें और 400 के करीब जब आता है ये, तो थोड़ा थोड़ा करके और जोड़ते जाए। ओके, चलिए इस समय मार्केट में काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, ज़बरदस्त। 300 पॉइंट नीचे निफ्टी और अब 744 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक, 39,932। अच्छा वीरू हर्षिता, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर जोड़ूंगा, आज एक बार जरा निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लेकर आइए, और वो एक अलग कहानी बयां कर रहा है अपनी, जो जिस तरीके से वो इंडेक्स गिरा है। और ये देखिए अब करीब करीब 2.5% नीचे निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब करीब करीब 18.5% नीचे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने पीक से 18.5% नीचे, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स अब अपने पीक से 22% नीचे। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको याद होगा जो लास्ट रन हमने देखा था दिसंबर के सेकेंड हाफ में और जनवरी के फर्स्ट हाफ में जो बड़ी स्ट्रांग बुल मार्केट थी, उसमें ये लीडरशिप पॉकेट थी, और वहाँ पर इस तरीके का मूव। और लगातार पिछले 3-4 दिन से आप बड़े PSU बैंक्स देखिए, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और क्या ज़बरदस्त पिटाई हुई है इन स्टॉक्स की। क्लियरली आपको बता रहा है कि मार्केट परसेप्शन वाइज कुछ ना कुछ मान के चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो हकीकत है या नहीं वो मैं नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन परसेप्शन मार्केट में ज़रूर बन रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना इस तरीके से स्टॉक्स नहीं करेंगे, वो भी खासतौर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा स्टॉक, और इतने अच्छे नंबर्स के बाद लगातार जिस तरीके से गिर रहा है ये स्टॉक। और आज फिर एक समूह के स्टॉक्स का, वो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का गिरना, वो एक बार और फिर से पैनिक में ऐड कर रहा है इस समय पर। अब 5paisa.com के रुचित जैन भी जुड़ गए हमारे साथ। रुचित, गुड आफ्टरनून। रुचित, आपकी क्या ट्रेड होगी इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ट्रेड एक सेल साइड पे है जो है गोदरेज प्रॉपर्टीज पे। सो आइडियली रियल एस्टेट स्पेस ऑलरेडी एक अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ दिनों में, जब मार्केट्स में भी एक पुल बैक मूव था। और गोदरेज प्रॉपर्टी जब भी 1130 के आसपास पिछले 6-7 महीने में आया था, वहां पे ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। सो आई थिंक 3 बार ऑलरेडी 1130 पे सपोर्ट ले चुका था, और आज वो जो इंपॉर्टेंट लेवल था 1130 वो ब्रेक हुआ है। तो आइडियली यहाँ पे बहुत सारे लॉन्ग पोजिशंस की अनवाइंडिंग और आ सकती है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे करंट लेवल्स पे शॉर्ट करके चले, 1136 का स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर यहाँ से कोई पुल बैक मूव आता है तो जो प्रीवियस सपोर्ट था 1130 वो अब रेजिस्टेंस बन जाना चाहिए। तो 1136 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1055 तक के टारगेट्स हम लो लेवल्स पे देख सकते हैं। जी, और जो अनुज ने भी बात कही ना, वो इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप शॉर्ट होल्डर हैं या फिर अगर आप शॉर्ट ट्रेड लोकेट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ऑल दो याद रखिएगा ये लेवल्स की बात बहुत नहीं रह गई है। बट निफ्टी बैंक ने, जिसने अभी करीब 1:30 बजे के आसपास अपना 200 एक्सपोनेंशियल मूव छू लिया, निफ्टी PSU बैंक अभी भी इंडेक्स जो है उस लेवल से काफ़ी दूर है। दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ गोइंग शॉर्ट, मेकिंग स्विंग ऑन शॉर्ट्स ज़्यादा पॉसिबल है निफ्टी बैंक में। मानस, हल्का से एक ऐड करिएगा, जो ये फैक्ट अभी हमने डिस्कस किया, आपका बैंकिंग में, PSU बैंकिंग में शॉर्ट का प्रिफर्ड कैंडिडेट अभी भी कौन सा है, या फिर कोई पुट ऑप्शन मार्च की जो आप कैप्चर करना चाहें? देखिए, PSU अभी भी वीक लग रहा है, और पैटर्न को देख के तो लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक करंट लेवल से भी अच्छे खासे करेक्ट हो सकते हैं।
तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो कैनरा बैंक के ऑप्शन में ट्रेड लेंगे, मार्च वाला पुट ऑप्शन लेंगे 270 वाला, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 10 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं, स्टॉप लॉस आपको 6 रुपए 90 पैसे का लगाना है। लेकिन ऊपर की तरफ देखिए कैनरा बैंक में अगर यहाँ से मूव देखने को मिलेगा तो शायद 20-22 रुपए निकल जाएंगे। तो आपको इस ऑप्शन में 20 रुपए तक के टारगेट सेट करने हैं 6 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। तो कैनरा बैंक में भी एक अपॉर्चुनिटी बिकवाली की ही आपको साफ दिखाई दे रही है, वीकनेस परसिस्ट कर रही है। जो मेटल कंपनियां स्क्रीन पर लेकर आते हैं, JSW स्टील 3.5% के नुकसान पर, हर टिक के साथ यहाँ पर बिकवाली दरअसल बढ़ रही है। टाटा स्टील में भी अब वीकनेस परसिस्ट करती हुई, तो ये भी एक पॉकेट है जहाँ पर अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है। रुचित, इन स्टॉक्स पर आपकी क्या राय है? ये जो कल और आज में हमने देखा है बिकवाली फिर से इंटेंसिफाई होने लगी है, क्या 100 के नीचे जाने की स्थिति दिख रही है टाटा स्टील में? क्वाइट पॉसिबल, आई थिंक 100 के आसपास ये स्टॉक नियर टर्म में आ सकता है, क्योंकि स्टील स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी एक बिकवाली है। टाटा स्टील में जो रिजल्ट्स के समय ये स्टॉक ने गैप डाउन ओपनिंग देखा था, वो गैप के बाद में जो पुलबैक मूव आया 108 से लेके 113 तक, उसमें वॉल्यूम्स कुछ ज्यादा नहीं थे, तो लोअर वॉल्यूम्स पे पुलबैक मूव था और 20 ए में रेजिस्टेंस बनाया हुआ स्टॉक के लिए पुलबैक में। सो जब तक वो रिजल्ट का गैप एरिया फिर से स्टॉक कवर नहीं करता है, तब तक कोई सिग्निफिकेंट बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में नहीं बनेगा। सो आई थिंक 100 से लेके 102 का नेक्स्ट मेजर पोजिशनल चार्ट्स पे सपोर्ट रेंज है, तो ये स्टॉक प्रोबेबली वो लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो क्लियरली यहाँ पर बिकवाली का प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और हर टिक के साथ दरअसल वीकनेस है। और आपको याद होगा जब पिछली बार इस तरह की सेलिंग आई थी तब L&T जैसे काउंटर्स में कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वो जो थोड़े बहुत पिलर्स ऑफ सपोर्ट थे उनमें भी हमने देखा अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। L&T आज देखेंगे करीब 2% नीचे, इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते में इतनी बिकवाली नहीं है, लेकिन हाँ अब बिकवाली थोड़ी सी कैचअप करती हुई दिखाई दे रही है। मैं यही देख रही थी ऐसे क्या कुछ स्टॉक्स है जिनमें अब तक ज्यादा दबाव नहीं आया, लेकिन ऐसा कोई पॉकेट नहीं है जहां पर गैप्स में सब में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। कोई छुपने की जगह ही नहीं है हर्षदा। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और कहूँगा इसमें ना, और आज मुझसे भी हल्की सी गलती सुबह हो गई थी, क्योंकि मेरा व्यू बहुत क्लियर रहा है कि बहुत अगली एक्सपायरी के लिए हम जा रहे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज आएगा। लेकिन आज मैंने सुबह एक एक्सपेक्ट किया था कि शायद बैंक निफ्टी में एक बार के लिए आपका 140, 200 डिफेंड हो जाएगा, तो वहाँ पर एक बार के लिए अगर आपको लगे तो एक कॉन्ट्रैक्टेड ट्राई करिएगा। वो थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि जब इतनी ट्रेंडिंग मार्केट हो ना, उसमें क्यूट ट्रेड नहीं ट्राई करनी चाहिए। क्यूट ट्रेड्स सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। उसमें आप अपना अच्छा खासा अगर आप ट्रेंड में बैठे हैं, सपोज आपने 2 दिन पहले पुट लिया है और आप 200-300 पॉइंट पर निकल गए, आपने एकदम जो क्रीम था ना मार्केट का वो गंवा दिया। आप कल फॉर एग्जांपल बहुत लोगों ने बैंक निफ्टी के शॉर्ट्स कवर किए होंगे कल या परसों में कि चलिए अब तो काफ़ी करीब आ गए, हम अब कवर कर लेते हैं, लेकिन असली क्रीम जो है वो आज मिली है, जो आज शॉर्ट पर रहा उसको क्रीम मिली है। और इसके लिए ट्रेंड में रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर कह रहा हूँ ये बात, मुझे लग रहा है कि ये जो एक्सपायरी है ये वाकई में अब इस समय और नीचे की तरफ जा रही है, और एक बार अब 17,500 भी टूटा तो वो 17-350 ज़्यादा दूर रह नहीं जाएगा लेवल। और जहाँ तक आपने बात की, अब एक ही सिर्फ डिफेंसिव स्टॉक रह गया, ट्रूली डिफेंसिव स्टॉक, वो है ITC। बाकी तो मेरे ख्याल से और कोई स्टॉक बचा नहीं है जिसमें दमखम है। ITC इकलौता है, जैसे कहते हैं ना, एक था टाइगर, वो एकदम ये प्रॉब्लम है, एक ही था वो सबसे बड़ी, बस एक ये ITC है जो कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा। देखिए 280 पॉइंट निफ्टी डाउन में 2.8 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, मतलब डूबते को तिनके का सहारा भी नहीं है लिटरली। अब इस पर एक चेक ले लेते हैं कि क्या कुछ तेजी की पोजीशन लेने के फेवर में है। मानस, कुछ ढूंढा है तेजी की तरफ इफ एट ऑल आज? ITC मिसाल के तौर पर, उसके साथ सनफार्मा हल्का सा ग्रीन शेड में था। देखिए ग्लेनमार्क एक ऐसा स्टॉक है जहां पर स्ट्रेंथ लग रही है, और इस स्टॉक में कभी भी आपको जब भी मार्केट में वीकनेस देखने को मिली, यहाँ पर कभी भी वीकनेस नहीं देखने को मिली, कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली, और स्टॉक तैयार हो गया एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। 440-442 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसके बाद आपको शायद 30-35 रुपए का अपमूव देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी जब अपॉर्चुनिटी आपके पास सेल साइड पे हो तो खरीदारी करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जब ट्रेंड इतना वीक है तो आई थिंक जो शॉर्ट के सौदे हैं उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर किसी को खरीदारी करनी ही है, एक लॉन्ग ट्रेड लेना है, तो बिल्कुल ग्लेनमार्क पे करना चाहिए। 429 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, कम से कम 465 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ग्लेनमार्क में दरअसल एक मौका शायद दिख रहा है तेजी की पोजीशन। इनफैक्ट 1% ऊपर है इस तरह के मार्केट में, वही काफ़ी है। अब आशीष बहेती को भी जोड़ लेते हैं। आशीष, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा मैम, मेरा शॉर्ट की तरफ ट्रेड रहेगा L&T फाइनेंस होल्डिंग में। स्टॉक पिछले 4 दिन से गिरावट देख रहा है और
मूविंग एवरेजेस के बियॉन्ड जा चुका है। 20 डे में जो इसका एक सपोर्ट था, कल ही उसने तोड़ दिया और आज भी सेलिंग प्रेशर पूरे मार्केट के साथ इसमें भी देखने मिल रहा है। 91 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 85। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग एक और सेल साइड का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 1% नीचे 85 तक फिसल सकता है। चलिए, तो ये बात हुई इन तमाम स्टॉक्स की जहां पर लगातार बिकवाली का दबाव बन रहा है, लेकिन एक पॉकेट ऐसा है जो अगेंस्ट द ट्रेंड है और उसके लिए वजह भी है। ये सभी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां एक तरफा तेजी दिखा रही है और वजह साफ है, फिर से गर्मी का पारा चढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल देश में सामान्य से कहीं ज़्यादा तापमान रह सकता है। गर्मी बढ़ने के साथ एसी, कूलर जैसे प्रोडक्ट्स, पंखों की भी डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है और उसका असर स्टॉक्स पर भी दिखने को मिला है। यतिन बता रहे हैं कि इस एकदम गर्म मौसम में इन स्टॉक से किस तरह की ठंडाहक बनती हुई दिखाई दे रही है। जो वेदर फोरकास्टिंग एजेंसीज हैं, खास करके आईएमडी, उनका कहना यह है कि मार्च के महीने से ही भीषण गर्मी भारत में शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो भारत में सामान्य से ज़्यादा गर्मी आपको मार्च के महीने में पड़ने की आशंका है। 3 डिग्री औसत से ज़्यादा टेम्परेचर होगा और अगर हम वेस्टर्न यानी पश्चिम की तरफ देखें तो शायद यहाँ 37 डिग्री के ऊपर पारा निकलने का अंदाज या फोरकास्ट आईएमडी कर रहा है। और इसी वजह से आज एयर कंडीशनिंग स्टॉक्स और एयर कूलर स्टॉक्स फोकस में हैं। वोल्टास, सिम्फनी, ब्लू स्टार, एम्बर एंटरप्राइजेज, हिताची, ये सब कंपनीज जो हैं आज फोकस रडार पे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है उस हिसाब से एयर कंडीशनिंग और एयर कूलिंग कंपोनेंट्स की मांग बढ़ने वाली है। अगर हम वोल्टास की बात करें तो जेफरीज की आज एक नोट आई है जिसका ये कहना है कि वॉल्यूम और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ वोल्टास को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कंपनी ने प्राइस हाइक लेने का भी इंडिकेशन दिया है, तो कहीं ना कहीं गर्मी से पहले एसी महंगे होने की पूरी संभावना है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो शेयर में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखा है। पिछले एक साल बेसिस पे वोल्टास का शेयर लगभग 37% से ज़्यादा गिरा है और अभी ऐसे लग रहा है कि मोमेंटम फिर से एक बार इस पर्टिकुलर कंपनी में आ रहा है। वोल्टास पे जेफरीज का मानना यह है 1050 के लक्ष्य लेके चलिए। और अगर हम दूसरे कंपनीज की बात करें, ब्लू स्टार, सिम्फनी, यहां भी आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिखे हैं, लेकिन वोल्टास पे अब ब्रोकरेजेस की स्पॉटलाइट आती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये फिलहाल पूरा पैक है जहां पर एक अपॉर्चुनिटी और जेफरीज तो 40% अपसाइड की बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड में अब तो ये एंटिसिपेशन है कि डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्या वाकई में इंक्वायरीज बढ़ गई हैं? क्या वो सेल्स में पिकअप देखने को मिल रहा है या फिर जल्द मिल सकता है? ब्लू स्टार का मैनेजमेंट अब हमारे साथ जुड़ रहा है। कंपनी के एमडी पी त्यागराजन हमारे साथ हैं। मिस्टर त्यागराजन, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। पिछले 10 दिनों में काफी चर्चा हुई है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है और आईएमडी का कल ऑफ कोर्स स्टेटमेंट भी आ गया। मुझे बताइए, क्या इंक्वायरी शुरू हो चुकी है? क्या डिमांड बढ़ने लगी है? आपने उसका कुछ रिएक्शन इंस्टेंटली आते देखा है? Afternoon. Thank you for inviting me for this discussion. The demand has been good all along. You might have seen even in Q3 the demand was good, and it is supposed to pick up from March. Normally, the February may be a lull period, but we are beginning to see the inquiries flowing in, dealers beginning to stock. And we had launched the new products in the first week of February. So we are ramping up the production to meet the demand. The weather is in our favor at this point of time. But even otherwise, I think the air conditioner demand has been growing because the penetration level has been poor so far. I expect at least 25% growth during the summer season. Okay, I mean 25% अगर आप देखें growth year on year, I mean that's a substantial one, sir. और मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ये 25% की growth आ रही है, I am talking about the summer versus last season, sir. Yeah, summer season growth. हाँ, मैं एग्जैक्टली उसी पर था सर कि अब क्योंकि मेटल प्राइसेस पिछले कुछ समय में काफ़ी नीचे आए हैं और आपने कुछ प्राइस हाइक्स भी लिए। मुझे 2 बार बताइएगा सर कि अगले पिछले 2-3 महीने में कितने प्राइस हाइक्स हुए, एंड दैट रिडक्शन इन मेटल प्राइसेस, स्कोप ऑफ बेटरमेंट इन मार्जिन्स इन लास्ट क्वार्टर, वो कितना बढ़ गया है?
और ये Q4 के मार्जिन्स में कितना एक्सपेंशन पॉसिबल है ऐसे में? So it is true that the commodity prices it softened, but actually it is eaten away by the exchange rate or the rupee depreciation. So therefore, there is no case for either reducing the prices or increasing the prices. Now we have to balance this with the market share goal. In the market, what are the prices prevailing, and what is our market share goal, and how I am going to operate the prices. Now, the margins are likely to improve not because of the price revision that we will do. We have launched a new set of products, number one. They are repositioned in premium, affordable. Blue Star so far was playing only the affordable premium and premium range. We have launched a new set of products in affordable range as well this season. Second thing is that Blue Star Climatech Sri City has commenced its commercial production from January. So logistics costs, both inward and outward, and the inventory holding has resulted in huge savings. So this is going to help us improve the margins. Now, you have to wait and watch how the season is going to be. It is a function of the overall demand, how the competitors are playing, and what we should be doing in terms of price. Our market share goal by FY25 is 15%. From the current level of around 13.5, we want to improve it. And as of now, we have not announced any price increase at all. We are banking on the Sri City operations. We are betting on the operating leverage arising out of scale. This is where we are. Okay. Mr. Thiagarajan, good afternoon. मार्केट शेयर की आपने थोड़ी बात की, लेकिन यहाँ से इंक्रीमेंटली आप मार्केट शेयर मेंटेन करेंगे या गेन करेंगे? Good afternoon, Anuj. We want to improve it from 13.5 in this fiscal to by FY25 15%. लेकिन उसके लिए आपने एक बात क्लियर की कि उस मार्जिन पर इम्पैक्ट नहीं आने देंगे, उसके लिए उसको चेज नहीं करेंगे आप. Yeah, we should not. It's at least Blue Star principle is we should not be buying market share by diluting the prices, but we should innovate and come out with the products meant for that customer segments. Our market share has been low, as you are aware. You yourself had pointed out in northern region. We have developed products for that market. That is why I'm calling it as one bucket, affordable range, another affordable premium, the third premium. This is where we are. I'm guessing फिर आप ये जो अफोर्डेबल रेंज आपने लॉन्च की है दैट इज परहैप्स गोइंग टू हेल्प यू गेन मार्केट शेयर, पर वहां पर भी कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है. सो आई बिलीव बीपीएल, कैलविनेटर, दे ऑल कमिंग बैक इनटू द मार्केट एंड अग्रेसिवली ट्राइंग टू कैप्चर दैट अफोर्डेबल मार्केट रेंज. दैट असाइड, पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी आपके ऑर्डर्स रिकॉर्ड हाई पर थे. अब करंट गिवन द करंट सिचुएशन जहां पर आईएमडी ने साफ फोरकास्ट दे दिया है कि इस बारी 3 डिग्रीज से ज्यादा इनफैक्ट गर्मी बढ़ती हुई दिखाई देगी कंपेयर टू व्हाट वी सीन इन द रीसेंट पास्ट, ये ऑर्डर फ्लोस कितने और मैग्नीफाई होंगे? कितनी आप अपनी कैपेसिटी को इस पर्टिकुलर डिमांड को केटर करने के लिए बढ़ाएंगे? आर यू ऑलरेडी एट पीक कैपेसिटी और इज देयर स्कोप टू कम टू दैट? Thank you. So the first part is when a category is growing, there will be intense competition, no doubt about it at all. So we entered the residential space in 2011. From then on, we have grown our market share from some 2% to 13.5 every year. There have been you have to fight it out in the market. There is absolutely no doubt about it at all. It is going to come from the product portfolio rejigging. It is going to come from your distribution reach, whether it is modern retail, whether it is e-commerce, whether it is regular retail. You have to keep expanding your reach. The third is you have to make the brand relevant to those entry-level consumers. See, 95% are first-time buyers, 65% tier 3, 4, 5 markets. Close to 50% are buying air conditioners through consumer finance. You have to make your product relevant to them. Therefore, advertising spends will go up. That's why we engaged Virat Kohli as our brand ambassador as well. Now, you asked about the because of the intense summer.
the what would have happened in March will start happening now in February. So this has happened over the past few years. The peak of the summer, what used to be in May last week, advanced to May middle, advanced to May first week. Now the peak is happening almost in April last week. And you will recollect, last year, the sale dipped in May. It was peak March, peak April. So what is going to happen is February, March, April may be high sales. May it may dip. I don't want it, but it is very likely, this part. So therefore, we have to ramp up the production and be ready for peak in March and April. That's what we are doing. Our capacity is intact now. Sri City, we will be in a position to produce 3 lakh numbers. Himachal will produce 6 lakh numbers. Next year, we expect the market to, for the first time, cross 10 million. This year, it is 8 million. We expect the market to cross 10 million. Our own volume goal next year is around 8 lakh units. So, around 10 lakh units. This year we will, 80 lakhs. This year we will be doing out of 80 lakhs market, 8 lakhs. Next year we will cross 10 lakhs out of 100 lakhs market. So 9 lakhs we have our own capacity. 1 lakh units we outsource. These are window air conditioners. So our capacity planning is intact with Sri City coming on stream. त्यागराजन, थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। और हर्षिता, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। 3 साल तक लगातार हमने एक अच्छा मॉनसून देखा, ला नीना 3 साल तक, और अब एल नीनो इस साल। और तो मतलब जैसे कहते हैं कि अगर कोई अम्ब्रेला बनाने वाली कंपनी होती तो उसको शॉर्ट करके और एसी स्टॉक्स लीजिए। देखिए, आप क्लियरली पिछले 2 महीने से आप लगातार देख रहे हैं, पिछले खराब क्वार्टर में काफ़ी ख़राब नंबर आए थे एसी कंपनियों के, उसके बावजूद स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे थे, क्योंकि मार्केट को शायद ये हिंट था कि ये इस तरीके का मूड आने वाला है। देखिए 3 महीने का चार्ट देखिए ब्लू स्टार का, और इवन वोल्टास भी अगर आप अपने लो से देखेंगे, लो मेरे ख्याल से 800 तक चला गया था करीब, और वहाँ से उसके बाद उसने एक शानदार आपको मूव दिखाया। 3 महीने का मूव देखिए, 12% का मूव वोल्टास में इस समय आ रहा है, तो एक ज़बरदस्त मूव। अगर बाय द वे मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई है, निफ्टी लोअर लेवल से करीब 40-50 पॉइंट, और बैंक निफ्टी लोअर लेवल से करीब 150 पॉइंट रिकवर ज़रूर किया है। तो देखते हैं, इस रिकवरी पर नज़र रखेंगे। गौरांग अगर हैं हमारे साथ अभी, तो गौरांग, ये एसी स्टॉक्स ब्लू स्टार या वोल्टास, इस पर कोई व्यू आपका? तो अनुज, जो अभ्यास हमने किया है कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के ऊपर, और एज अ डिस्क्लोजर, वोल्टास, ब्लू स्टार, सिम्फनी और वर्लपूल, ये 4 आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर खरीदारी की राय। और अभी जिस तरीके से ब्लू स्टार के मैनेजमेंट बता रहे थे, हमारा आकलन ये कहता है कि बड़े शहर में से टायर 2, टायर 3 सिटीज में तो आपको मांग बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाकों की उससे भी आ सकता है, क्योंकि वहां से भी मांग धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। और जिस तरीके से सरकार की कोशिश रही है ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए, हर घर बिजली का जो अभियान चला है और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की कोशिश की गई है, पावर सेक्टर पर हमने मेरे ख्याल से बात करी थी कुछ दिन पहले, किस तरीके से सरकार बढ़ावा दे रही है ऊर्जा उत्पादन को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को लेकर के। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो एंट्री लेवल सेगमेंट में ब्लू स्टार अपने नक्शे कदम रख रही है, उसके आधार पर उनका मार्केट शेयर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ सकता है। तो ये 4 कंपनियों पर खरीदारी की राय है। ब्लू स्टार आपकी स्क्रीन पे ये जो प्राइस है 1454, अभी आप CNBC आवाज़ पर मैनेजमेंट के साथ इंट्रोडक्शन सुन रहे थे, और बातचीत करते करते अगर आप देखें इट्स 1453, और इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर ब्लू स्टार। अपने करियर के शिखर पर बाहर की गर्मी ब्लू स्टार को ले जाती हुई 1455 पे। इस बीच राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या होगी राहुल जी? अब 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो जोन था, दोनों ही इंडस्ट्रीज मोर और लेस उसको विजिट करके आ चुके हैं, और दिक्कत की बात यह है कि आज निफ्टी IT भी एक बार इंट्राडे में 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है। आपका टेक इंडस्ट्रीज पे और आपका कन्विक्शन ट्रेड?
जी नमस्कार वीरेंद्र जी। देखिए बाजार ने एक तरह से तीसरी बार स्ट्रेस टेस्ट दिया है अपनी 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। पहली बार हमने देखा सितंबर के महीने में ये एवरेज के पास हम आए थे, फिर उसके बाद एक रैली आई थी, फिर दूसरी बार हमने जनवरी और अर्ली फरवरी में हमने देखा कि 200 दिन की मूविंग एवरेज टेस्ट। तीसरी बार हम एवरेज को टेस्ट करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल 17,500 का लेवल यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है पूरे के पूरे मार्केट के स्ट्रक्चर की। जहां तक हम बात करें, ये लेवल जब तक इंटैक्ट रहता है क्लोजिंग बेसिस पर, मेरे हिसाब से एक सिल्वर लाइनिंग है बुल्स के लिए और एक बाउंस बैक मार्केट में वापस देखने को मिलेगा। देखिए 3 वीक से लगातार यूएस मार्केट्स कंसोलिडेट कर रहे थे। डाउ जोन्स में डोजी कैंडलस्टिक बन रही थी, फाइनली एक ब्रेकडाउन देखने को मिला वहां पर, लेकिन मेरे हिसाब से 200 पॉइंट नीचे और एक सपोर्ट भी है डाउ जोन्स के अंदर। तो हो सकता है डाउ जोन्स नीचे खुले और फिर बाद में रिकवरी देखने को मिले और हमारे यहाँ भी सिमिलर एक्शन कल के सेशन में देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से अगर आप शॉर्ट हो 17,500 के आसपास प्रॉफिट्स बुक करें। अगर आप नई पोजीशन लेना चाहते हो, मेरे हिसाब से एक आधा दिन रुक जाए, 17,500 अगर ऑनर कर रहा है तो मेरे हिसाब से एक बाउंस बैक का यहाँ पर माहौल बनेगा, जहां से वापस निफ्टी मुझे लगता है ऊपर में 17,800 18,000 तक की चाल और एक बार दिखा सकता है। अच्छा ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो राहुल जी फिर कौन से स्टॉक्स पर दाम लगाएंगे? अगर लार्ज कैप्स की बात करें, कहाँ दमखम लग रहा है आपको जो इस रिकवरी को या 18,000 तक ले जाने की एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं? ये देखिए मुझे फिलहाल रिवर्सल कंफर्मेशन आया नहीं है, लेकिन जो स्टॉक्स में ब्रेकडाउन है आई थिंक वहां पर कंटिन्यू होते हुए दिखेगी वीकनेस। तो आज सेल रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। बजाज फाइनेंस में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। यहाँ पर एक बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा था, लेकिन 6300 के नीचे ये पूरा पैटर्न नेगेट हुआ और मुझे लगता है कि 6,000 का जो बेस है वो वापस टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करके चलिए। इनफैक्ट आप इसमें ऑप्शन लेके भी ट्रेड कर सकते हैं। जो मार्च महीने के 6,000 के कॉल ऑप्शन है तकरीबन 90 रुपए के पास ट्रेड कर रहे हैं। इनपुट ऑप्शंस को बाय कीजिए। मेरे हिसाब से 200 से 250 पॉइंट की मंदी बजाज फाइनेंस में अगले 2 सेशन में देखने को मिल सकती है। तो बेरिश ट्रेड है, ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर राइड करने की राय रहेगी। 90 रुपीज के आसपास बाय कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 60 का, और मुझे लगता है तकरीबन 150 रुपए तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं नीचे में। ओके, बजाज फाइनेंस की अगर आप देखें 6,000 की मार्च का पुट ऑप्शन 9250 पे ट्रेड कर रहा है और राहुल जी का मानना है कि 6,000 का जो बेस है वो एक बार फिर से रीटेस्ट हो सकता है। एग्जैक्टली 6,000 के प्राइस पर ही इसका अगर आप देखें वो बेस था जो 7 फरवरी को ये बाइसेक्ट करके ऊपर आया था। अच्छा मानस, एक ट्रेड देखिएगा प्लीज़। आई थिंक मुझे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लगी इसलिए मैंने बात कर ली उस पर। एक बार आप एस्ट्रल को लेके आइएगा। एस्ट्रल फाइनली अपनी इस रेंज को बाइसेक्ट करता हुआ ऑन द डाउन साइड। एस्ट्रल में कोई पुट ऑप्शंस के थॉट या फिर शॉर्ट का व्यू आपका? तो देखिए मैंने इसको निकाल के रखा था उसके लिए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए, तो बट अब बात हो गई है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ऑप्शन मैंने देखा लिक्विड नहीं थे नेक्स्ट मंथ के, तो उस पर नहीं जाएंगे। आई थिंक आप कैश में फ्यूचर में एक ट्रेड ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे बिकवाली करनी है। 1901 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, करीब 45 रुपए का रिस्क है। लेकिन जो ब्रेकडाउन देखने को मिला है इसके टारगेट काफी बड़े आते हैं। 1700 1725 तक के टारगेट्स आते हैं। तो पोजिशनल बेसिस पे आप एक सेल कॉल ले सकते हैं 1901 के स्टॉप लॉस के साथ 1750 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो एस्ट्रल में दरअसल एक शॉर्ट का ट्रेड क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पर मैं अगला सवाल राहुल से पूछने वाली थी, लेकिन अब क्लियरली मानस कह रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी। एक और पॉकेट जहां पर अच्छी खासी वीकनेस अब एक बार फिर लौट कर आ रही है। सीमेंट कंपनियां, कल तक हमने देखा था अंबुजा एसीसी में तेजी थी, आज ऑफ कोर्स पूरा पैक कमजोर हो रहा है अदानी ग्रुप का, तो यहाँ पर प्रेशर आया है। लेकिन अंबुजा के साथ साथ इंडिया देखिए, अब जेके सीमेंट, इन सब में गहरी मार पड़ती हुई फिर देखने को मिल रही है। अल्ट्राटेक करीब 120 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर कितनी और वीकनेस की बस क्या शुरुआत होती दिखाई दे रही है? राहुल, कैसे मेजर कर रहे हैं आप इन लॉसेस को? जी देखिए, जहां तक सीमेंट का सवाल है, सीमेंट में 2 सेक्टर्स ऑफ स्टॉक्स हो गए। एक तरफ अल्ट्राटेक, डालमिया भारत और जेके सीमेंट है, और दूसरी तरफ अंबुजा ग्रुप ऑफ कंपनी जैसे एसीसी और अंबुजा सीमेंट। मेरे हिसाब से सीमेंट, अगर आप पूरे सेक्टर की बात करें तो उसमें स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। सेक्टर लीडर अल्ट्राटेक सीमेंट का सेटअप अभी भी स्ट्रांग है। इनफैक्ट बाय ऑन डिप का फ्लेवर है इसमें अभी भी, और मेरा ये मानना है कि तकरीबन 70 to 100 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड वापस फेवरेबल होता है लॉन्ग्स के लिए।
और इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो है ही है, साथ ही में मुझे लगता है कि इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस करने की भी पूरी की पूरी क्षमता है। तो अगर आपका पोजिशनल व्यू हो, एक 8 से 10 सेशन का व्यू हो, तो मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट को यहाँ पर लिया जा सकता है। आप स्टॉप लॉस लगाइए 7050 का, और मुझे लगता है कि आपको 7500 से 7600 तक के लेवल्स आपको अल्ट्राटेक सीमेंट में पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का लेना चाहिए, यहाँ पर फ्रेश शॉर्टिंग की राय नहीं रहेगी। शॉर्ट्स ना करें, इनफैक्ट डिप का फायदा उठाएं। एक और पॉकेट जो हमने देखा है थोड़ी सी वीक हो गई है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में, और जिसका अच्छा खासा सपोर्ट था वो टेक्नोलॉजी काउंटर्स थे। ये आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे। टीसीएस देखिए 1.5% नीचे अभी भी कारोबार कर रहा है। दूसरे टेक मेजर्स में भी आज हमने देखा है फिर से अंडर परफॉर्मेंस, और निफ्टी आईटी का ज़्यादा कुछ सहारा नहीं है। रुचित, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं इन टेक काउंटर्स में, वो किस तरफ है? अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए यहाँ पर 1.5 से 2 से 2.5% तक की वीकनेस देखने को मिली है। आई थिंक मोस्टली हमारे टेक काउंटर्स जो है वो नेस्डेक को ज्यादा मिरर आउट करके, जब नेस्डेक में कोई शार्प फॉल या शार्प राइज में दिखते हैं तो हमारे यहाँ पे भी वैसे उस डायरेक्शन में मूव्स यूजुअली हमको देखने मिलते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे नेस्डेक में भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जब तक ब्रेक नहीं हुए, कल के सेशन में जो पुल बैक मूव आया है उसमें जो 89 EMA आगे चल के लगभग 150-200 पॉइंट नीचे है, 89 EMA काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इवन हमारे यहाँ पे भी निफ्टी आईटी का चार्ट स्ट्रक्चर दिखे तो हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर अभी तक कंटिन्यूड है। सो मे बी ये जो करेक्शन आज दिख रहा है तो जस्ट एक पुल बैक मूव रह सकता है। सो आई वोंट गो शॉर्ट इन आईटी स्टॉक्स ओवर हियर, रादर टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स जहां पे हमने काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन ऑफ लेट देखा है। अगर इस मंदी में लोअर लेवल्स पे फिर से टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स मिलते हैं तो वहां पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओके, चलिए फिर एक काम करते हैं, अब 4 का चौका की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि मार्केट इस समय डाउन एंड आउट। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी, क्लियरली पहली डिसेंट रिकवरी आज दिन की, खासतौर से बैंक निफ्टी में। एक बार वो ऑफ लोज वाला चार्ट लेकर आइए जरा बैंक निफ्टी का। अब वो ये देखिए निफ्टी बैंक में खासतौर से लोअर लेवल से पहली डिसेंट रिकवरी, मेरे ख्याल से अब ये रिकवरी करीब करीब 200 पॉइंट के करीब जा रही है। 215 पॉइंट की रिकवरी इस समय हो चुकी है। ऑब्वियसली अगर एक इंडेक्स 550 पॉइंट डाउन अभी भी है तो 200 पॉइंट की रैली की रिकवरी उतनी स्ट्रांग दिखेगी नहीं, लेकिन रिकवरी तो है यहाँ पर। आप देखते हैं ये सस्टेन कर रही है या नहीं कर रही है। और 40-100 जो सपोर्ट का काम कर रहा था, क्या वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी देख लेंगे। लेकिन अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे राहुल शर्मा जी की तरफ से। राहुल जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। जी अनुज जी, देखिए जो कल की एक्सपायरी का 17,500 का पुट ऑप्शन है, प्रीमियम तकरीबन 25 रुपए के आसपास चल रहा है, इसे बाय करके चलना चाहिए। मेरे हिसाब से एक और राउंड हमें एक्सपायरी के पहले देखने को मिल सकता है। लॉजिक सिंपल है कि काफी सारे पोजीशंस ऊपर में अटके हुए हैं। ये ब्रेकडाउन जो आज के दिन में आया काफी फियर्स आया है, तो एक्सपायरी के पहले मेरे हिसाब से एक और राउंड ऑफ सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जहां पे 17,500 तक, 17,500, 17,480 तक मुझे लगता है निफ्टी स्पॉट में आ सकता है। तो 17,500 का पुट ऑप्शन लीजिए 25 रुपए के भाव में। ये हीरो या जीरो ट्रेड है, यानी कि गलत पड़ा तो पूरा जीरो हो सकता है, तो आप रिस्क उसी हिसाब से लीजिए। बट मेरे हिसाब से इस ऑप्शन में तकरीबन 50 से 60 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो हीरो या जीरो में 17,500 पे पुट ऑप्शन कल की एक्सपायरी वाले बाय कीजिए। ओके, 17,500 वाला पुट ऑप्शन कल की एक्सपायरी वाला लेकर चले, अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। हीरो जीरो ट्रेड है, आइदर वेज घूम सकता है, तो थोड़ा उसके लिए चौकन्ना आप रहेंगे। मानस, आपका एफएनओ सुपरस्टार? देखिए एफएनओ सुपरस्टार के लिए एमएनएम में बिकवाली करने की राय रहेगी, क्योंकि महिंद्रा के पैटर्न देखिए तो 20 डे मूविंग एवरेज तो पहले ही ब्रीच हो गए थे और आज स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर रहा है, उसके नीचे फिसल रहा है। तो करंट लेवल्स पे बिकवाली करनी है एमएनएम में। स्टॉप लॉस आपके 1341 के रहेंगे, ये कैश लेवल्स हैं। और नीचे की तरफ टारगेट की बात करिए तो 1280 तक के टारगेट्स महिंद्रा एंड महिंद्रा में पॉसिबल है। यहाँ पर आप पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। मार्च वाला 1320 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 35 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 24 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 60 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, एमएनएम 1323 इट्स अ सेल ऑन एमएनएम, और पुट ऑप्शन का एक विकल्प दिया है मानस ने आपको। 1320 रुपए की 34 में मिल रही है पुट ऑप्शन मार्च की। याद रखिएगा, एक डेटा दे रहा हूं सिर्फ आपको। एमएनएम एग्जैक्टली इस वक्त अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। 27 जनवरी को एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आप देखिए आके इसने क्लो लगाया था, डे लो, एंड इट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रोचित के पास चलता है। रोचित, आपका ट्रेड 4 का चमत्कार। कैश सेगमेंट में खरीदारी का एक कॉन्ट्रा कॉल दूंगा, और सेक्टर के बारे में आपने ऑलरेडी एक डिटेल में डिस्कशन किया है। और स्टॉक है सिम्फनी जहाँ पे काफी अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखे गए आज के ही सेशन में, नहीं लास्ट कुछ 3-4 ट्रेडिंग सेशन में बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स हुए।
और ये प्राइस में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो सीधा 1200 के आसपास है, तो हमें लग रहा है कि एक बार वो 1200 के लेवल से स्टॉक टेस्ट करना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे सिम्फनी में खरीदारी करके जाए 1105 के नीचे स्टॉप लॉस से 1200 से 1220 ये टारगेट रेंज स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सिम्फनी में बाय करना है आपको, 1200 से 1220 के टारगेट यहाँ पर आपको लगाने हैं। चलिए अब मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं गौरांग शाह के पास। गौरांग जी बताइए आपकी ट्रेड। तो अनुज, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में से एक नाम है जिसके नतीजे आए थे और हमें काफी प्रभावशाली लगे थे, वो है इंडियन होटल्स। मेरे ख्याल से करीबन 300 के आसपास कामकाज कर रहा था जब पिछली बारी मेरी नजर पड़ी थी। तो यहाँ पर खरीदारी की राय है और 360 तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं। ये बुनियादी तर्क के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। इंडियन होटल्स में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली, हालांकि आज स्टॉक 3% नीचे है, लेकिन मौका शायद खरीदारी करने का। चलिए आपके लिए रिकैप कर लेते हैं वो सभी ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने आज आइडेंटिफाई किए। खास तौर से शुरुआत हुई राहुल शर्मा के साथ सस्ता ऑप्शन, ये फरवरी का 17,500 कल के लिए ये ट्रेड लेना है। ये क्लियरली ये हीरो या जीरो ट्रेड है, 25 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब 50 से 60 तक के लेवल्स होंगे टारगेट के लिहाज से। ये इन्होंने आपके लिए शॉर्ट टर्म कल के लिए ही ट्रेड दिया। मानस का आप ट्रेड फिर अगला आया, M&M में शॉर्ट करने की सलाह, 1280 तक फिसल सकता है काउंटर, 1341 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। साथ ही देखिएगा रुचित का ट्रेड सिम्फनी 1200-1220 के लिए एक मौका खरीदारी का, 1105 पर आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। और फिर गौरांग शाह ने दिया है एक इंडियन होटल में बाय कॉल, 360 का टारगेट, उनको लग रहा है डिप का पूरा फायदा उठाए, यहाँ पर खरीदारी की पोजीशंस आप ले सकते हैं। कुछ और ट्रेड्स अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पहले तो इंडेक्स का हाल देख लीजिए, तो 17,586 के आसपास इस समय 239 अंकों की गिरावट देखने को मिली। कुछ कोशिश की थी लेकिन वहीं पर अटक गया है, रिकवरी में थोड़ा सा पॉज लगा है। मिड कैप्स वैसे के वैसे 300 पॉइंट के नुकसान पर, लेकिन हाँ निफ्टी बैंक अब 4100 पर पहुंचा है, तो वहां पर हल्की सी माइल्ड सी ही रिकवरी देखने को मिली है। चंदन भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। चंदन, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी देखिए, बाजार में अब भारी गिरावट है और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स है वो प्रेशर में आ रहे हैं। हालांकि सिलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग है, बट मैं ट्रेंड के साथ में कुछ काउंटर्स पे बिकवाली की सलाह रखूंगा। उसमें एक है गोदरेज प्रॉपर्टी। आप देखोगे गोदरेज प्रॉपर्टी में एक बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला है, लगभग 10-12% ओपन इंटरेस्ट भी हुए हैं। स्टॉक अपने मल्टीपल मंथ्स के लोअर लेवल पे है, तो इसलिए गोदरेज प्रॉपर्टी पे बिकवाली की सलाह रखेंगे। यहाँ पे 1130 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में काउंटर 1070-1060 तक के डाउन साइड दिखा सकते हैं। ओके, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, और इनफैक्ट इस पर कुछ देर पहले ही एक सेल कॉल आया था रुचित की तरफ से। ये है चंदन का ट्रेड। एक दो और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर इस बाजार में वीकनेस थोड़ी सी और इंटेंसिफाई हो रही है। अपोलो हॉस्पिटल्स, आशीष आपको याद होगा, इस पर हमने 2 हफ्ते पहले बात भी की थी। आज 1323 का लेवल और यहाँ पर क्लियरली आई बेग योर पार्डन 4460 का लेवल है। पोजीशंस कटने लगी हैं, क्या ये शॉर्ट साइड पर फिर से आ गया है? नहीं हर्षदा, शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी। अभी भी स्टॉक अपने 20 डेमा के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जरूर एक प्रेशर देखने मिल रहा है। किसी को अगर इसमें शॉर्ट जाना है तो 4430 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो उसके बाद ही शॉर्ट की सलाह रहेगी। उसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 4470 का एक एसएल मेंटेन करें, और अगर ये 4430 टूटता है तो इसमें वापस नीचे 4300 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल पे एक बार लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की सलाह नहीं, 4430 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इस बीच अब मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट कुछ और ही है, इसका बिहेवियर डिफरेंट है ऑलटुगेदर। देखिए इंडिसेस, चाहे वो निफ्टी आईटी हो इटसेल्फ, वो 20 डे में छू के आ गया। निफ्टी बैंक, निफ्टी दोनों 200 डे एक्सपोनेंशियल में छू के आ गए। बट ये स्टॉक आप यकीन मानिए 18th of Jan के बाद से लेके अब तक, आई मीन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज ऑन डेली चार्ट्स 10 डे में, इवन उसको भी ब्रीच करने की कभी भी इसने कोशिश नहीं करी। आजकल वो एग्जैक्टली वही था। आप कैसे अप्रोच करेंगे रुचित इस स्टॉक को? इट्स 5024, आई मीन फ्रेश ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहा हूँ, या फिर जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग हैं उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि अब ये एग्जैक्टली 20 फरवरी की कैंडल के हाईएस्ट क्लस्टर को बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यू थिंक परसिस्टेंट?
जैसे मैंने आईटी पे भी कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी कि आईटी स्पेस ऐसा है कि जहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी और डिक्लाइंस मिलती है तो काफी सारे स्टॉक्स जिन्होंने आउट परफॉर्म किए हैं पिछले कुछ हफ्तों में उनमें वापस से बाइंग इंटरेस्ट दिखेगा एंड परसिस्टेंट इज वन ऑफ द नेम्स जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिखा है क्योंकि जो पिछला हाई जनवरी 2022 में बना था वो बहुत ही कम आईटी स्टॉक्स है जिन्होंने अपने पिछले हाइस को क्रॉस कर लिया है और परसिस्टेंट उनमें से एक है। सो डेफिनेटली एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। 20 ईएमए एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए। जब तक ये 20 ईएमए ब्रेक नहीं करता है तब तक ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव ही रहेगा। 20 ईएमए अभी 4770 के आसपास है तो करंट लेवल्स पे भी स्टॉक में आई थिंक इंट्राडे डिप्स जो मिलते हैं वो डिप्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे और 4770 या 4760 के नीचे 20 ईएमए के नीचे स्टॉक में स्टॉप लॉस प्लेस करें। ओके चलिए अब हमारे साथ अगले गेस्ट जुड़ गए हैं और क्वांटम सिक्योरिटी से हमारे साथ नीरज दीवान जुड़ गए हैं बात करने के लिए। नीरज जी गुड आफ्टरनून। क्या डर सता रहा है मार्केट को आपके हिसाब से? ये लोकल फैक्टर्स हैं लार्जली या ग्लोबल फैक्टर्स हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? या गुड आफ्टरनून। आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा ग्लोबल फैक्टर हैं जो मार्केट को तंग कर रहे हैं इस वक्त। आई थिंक डोमेस्टिकली मुझे कुछ ऐसा इतना बुरा लगा। आई थिंक जो लग रहा था इंटरेस्ट रेट का हाइक होगा और जिस तरह की इन्फ्लेशन रेट आया आई थिंक वो ऑलरेडी प्राइस इन हो गया था। और अब जो रिसेंट जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न और जो यूएस इन्फ्लेशन आई थिंक वहाँ पे एक थोड़ी दिक्कत अभी भी देखने को मिल रही है। आई थिंक वही वजह है जिस वजह से मार्केट आज इतनी करेक्ट हो रही है। पीएसयू बैंकों में क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको नीरज? बिकॉज काफ़ी बड़ी रैली हुई थी इनमें और अब जिस तरीके से एसबीआई कैनरा बैंक गिर रहे हैं मार्केट को डर लग रहा है कि कहीं ये वापस सिस्टमिक रिस्क का फैक्टर तो नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल आपने बैंकों के लिए ठीक कहा। एक सिस्टमिक रिस्क लोगों को लग रहा है कि कुछ एक्सपोजर हो सकता है किसी कॉर्पोरेट के लिए या इंटरेस्ट रेट अभी भी बढ़ रहे हैं वो भी रिस्क हो सकता है। कुछ नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आगे जाके दिक्कत आ सकती है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा ही ओवरडन हो रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर बिकॉज डिमांड अभी भी है। जिस तरह के केपेक्स है जिस तरह की ऑर्डर बुक्स हैं जिस तरह की एग्जीक्यूशन पिकअप हो रही है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है आई थिंक वो एक डिमांड आगे भी चलती रहेगी। आई थिंक ये क्योंकि आप देखें तो दिसंबर में देखें तो सभी बैंक्स की बात कर रहे थे। पीएसयू बैंक में बहुत अच्छी रैली आई। सभी बैंक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। आई थिंक एक कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट भी हो गया था। काफी लोग एक काफी अच्छी पोजीशन बना के सोच रहे थे कि हमको एप्रिसिएशन मिलती रहेगी। तो आई थिंक वो जहाँ पे भी एक काफी क्राउड हो जाता है और काफी ट्रेड हो जाता है जहाँ पे काफी लोग आ जाते हैं वहां पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करेक्शन जरूर होती है। मेरा मानना है कि ये एक तरह की करेक्शन ही है जो हमको बैंक में देखने को मिल रही है। आगे चलते हुए जैसे जैसे नंबर्स आएंगे और जहाँ दिखेगा कि अभी भी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं क्रेडिट ग्रोथ अभी भी है वहां फिर दोबारा इसमें वापस एक मोमेंटम बन सकता है। नीरज जी आपका इस समय अप्रोच क्या रहेगी इस गिरते बाजार में? कुछ मौके आप तलाश रहे हैं पोजीशन लेने के या फिर मार्केट को सेटल होने देंगे? और अगर सेटल होने देना है तो कौन सा लेवल ज्यादा आपको कंफर्ट देगा पैसा कमिट करने के लिए? मुझे लगता है कि मार्केट में आज की जो करेक्शन देखने को मिली है आई थिंक ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे डाउन साइड अब इस लेवल से नहीं दिखती है। तो आई थिंक ये 17,500 के आसपास के जो लेवल है अभी आई थिंक इस लेवल पे थोड़ी बहुत अगर आप कैश पे बैठे हैं तो आप बाइंग आपको करनी चाहिए। इवन फाइनेंशियल बैंक्स की बात करें एनबीएफसी की बात करें और उसके अलावा कैपिटल गुड इंजीनियरिंग सेक्टर है उसकी बात करें आई थिंक यहाँ पे आप और ऑटोमोबाइल में भी आपने देखा जिस तरह के अच्छे नंबर आए थे 4 व्हीलर स्पेस में। आई थिंक वहाँ पे जहाँ जहाँ आपको अच्छे रेट्स मिल रहे हैं वहाँ थोड़ी बहुत आपको अपनी बाइंग शुरू करनी चाहिए अगर आप कैश पे बैठे हैं। अच्छा नीरज जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और अमूमन जब भी HUL या फिर नेस्ले अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे आते हैं या फिर क्रिटिकल एवरेजेस के नीचे आते हैं बड़ी सप्लाई के बाद बड़ी गिरावट के बाद एक चर्चा का विषय होते हैं कि अब ये लेने चाहिए क्योंकि हिस्टोरिकली जब भी आपने इस प्राइस पे लिया है एक हैंडसम रिटर्न देखे गए हैं 8 से 9 से 10 महीने के अंतराल में। आज ये दोनों स्टॉक्स कुछ ऐसे ही हाल में हैं और डाबर मैरिको पहले से ही उनका हाल ये था। FMCG बास्केट पे आपका व्यू इस पर क्या है? मुझे लगता है कि जिस तरह का इन्फ्लेशन डेटा CPI डेटा आया था आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा कंसर्न पैदा हुआ। मुझे लग रहा है कि जो लास्ट डेटा थोड़ा एबरेशन थी थोड़ी वहां पर। मुझे लगता है कि जिस तरह की डेटा आया उस तरह का इन्फ्लेशन नहीं आई थी। आगे चलते हुए वहां पे थोड़ी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए इन्फ्लेशन डेटा में। अगर आप उस
चीज को मानते हैं तो आई थिंक हिंदुस्तान लीवर जैसा शेयर यहाँ पे आप ले सकते हैं। मुझे आगे जैसे इन्फ्लेशन की फिगर थोड़ी कम आएगी, फूड इन्फ्लेशन थोड़ी कम देखने को मिलेगी, तो यहाँ भी एक मोमेंटम बन सकता है। और जिस तरह का अंडर परफॉर्मेंस रहा है इस सेक्टर के अंदर बिकॉज ऑफ रूरल डिस्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन कुछ लास्ट क्वार्टर में, आई थिंक वो अब आगे चलते हुए थोड़ी सी आपको आउट परफॉर्मेंस मिल सकती है। तो आई थिंक लीवर उसके अंदर मेरा टॉपिक रहेगा और आई फॉलोड बाय आईटीसी। ओके, तो ये फिलहाल क्लियरली एफएमसीजी में कुछ मौका है। नीरज, इस समय का जो फेयर फैक्टर एक और है कि अमेरिका में स्थिति क्या रहेगी, और जहां पर पिछले हफ्ते ये खूब चर्चा हो रही थी कि शायद ब्याज दरें एक पीक पर आ गई है, अब वो डिसइन्फ्लेशन की प्रोसेस काफ़ी स्लो है, तो डर है कि शायद कुछ और हाइक्स देखने को मिलेंगी। भारत में भी ऑफ कोर्स फिर सिलसिला रेट हाइक्स का जारी रहेगा। ऐसी स्थिति में ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स या सेक्टर्स में कितना आप कंफर्ट रखेंगे पोजीशन लेने के लिए, बीट मेटल, बीट टेक्नोलॉजी एंड द अदर्स? आई थिंक मेरा जो मानना है कि अभी डोमेस्टिक फोकस सेक्टर ही अच्छे रहेंगे। कैपिटल इंजीनियरिंग सेक्टर का नाम लिया, फाइनेंशियल का नाम लिया, 4 व्हीलर ऑटो स्पेस जो डोमेस्टिक फोकस्ड है लाइक मारुति, L&T, हमारे बैंक्स में आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक। आई थिंक ये जो डोमेस्टिक फोकस्ड है, हाँ जरूर एक इन्फ्लेशन का अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहते हैं तो करेंसी का इम्पैक्ट बैंक फाइनेंशियल सेक्टर पे आ सकता है। और मुझे लगता है वहाँ भी एक जैसा डेटा अभी रिसेंटली आया है उसको चलते हुए थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस हो गए हैं लोग इंटरेस्ट रेट को लेके, तो वो मे बी इतना ज्यादा आगे खराब ना हो सिनेरियो इन्फ्लेशन का। और मुझे लग रहा है कि आगे चलते हुए जिस तरह का हाउसिंग डेटा भी यूएस से आ रहा है, वहाँ पे लग रहा है कि इन्फ्लेशन कम आ रही है, तो वो धीरे धीरे वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो डोमेस्टिक फोकस में अभी डोमेस्टिक फोकस सेक्टर में अभी आई थिंक इन्वेस्टमेंट करें तो बेटर है ना। ऑटोज में जैसे टीवीएस मोटर है, उसने एक वन वे चाल दिखाई है, M&M ने वन वे एक रैली दिखाई है, क्या इन स्टॉक्स पर अभी भी आप दांव लगाएंगे नीरज? क्या अगर आप M&M की बात करें तो M&M में बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि वो आगे भी एक मोमेंटम रहेगा उसके अंदर। पर अगर आप उसको मारुति या टाटा मोटर से कंपेयर करें, आई थिंक जहाँ पे थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है, तो मे बी एज अ कंपैरिजन मे बी मारुति या टाटा मोटर आपको बेटर रिटर्न दे दे, बट महिंद्रा कोई इन्वेस्टेड है तो रहना चाहिए। और आई थिंक वहाँ भी आपको एक अपसाइड मोमेंटम मिलेगा बिकॉज वैल्यूएशन वाइज वो महंगा नहीं है, तो महिंद्रा अभी भी मुझे ठीक लगता है। और जिस तरह का जो सप्लाई कंस्ट्रेंट था वो भी अब ईज हो गया है। आई थिंक रॉ मटेरियल कंस्ट्रेंट वो नहीं रहा, जो सेमीकंडक्टर का कंसर्न था नहीं रहा, और जिस तरह के इनके लॉन्चेस सक्सेसफुल हुए हैं, आई थिंक वो आगे चलते हुए भी वो अच्छी इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देंगे। चलिए नीरज जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपनी बात रखने के लिए। मार्केट में थोड़ी रिकवरी हर्ष था और मार्केट को फिर धुएं का सहारा। आईटीसी इकलौता जिसे कह रहे हैं, एक कोशिश कर रहा है बेचारा कि किसी तरीके से इस पूरी वन वे फॉल को रोका जाए, और इस समय भी डे हाई पर, और ट्रेडर्स का भी यही हाल होगा इस समय, सिर्फ इसी का सहारा है एक्चुअली। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, 30 सेकंड में लौटेंगे और ऑफ कोर्स फिर BTSD या STBT उस पर आएंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कमाई का अड्डा में। एक छोटी सी रिकवरी आपकी स्क्रीन पे, हालांकि निफ्टी करीब 15,568, वो रिकवरी के ज़्यादा साइंस, या फिर अगर आप देखें छोटे से पुल बैक के साइंस आपको निफ्टी बैंक में नजर आ रहे हैं। बट इस बीच मेरे स्क्रीन पे दो चीज़ें हो रही हैं, मैं दो स्टॉक्स का जिक्र करना चाहूँगा। IRB इंफ्रा, जिसका अमूमन हम कार्यक्रम में जिक्र करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के में, एट आई थिंक 3350, ये मेरे ख्याल से इसके करियर का हाई है। देखिए प्राइस एडजस्टमेंट से दुखी मत होइएगा, आज इसका स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट था, आई मीन 10 का अगर आप देखें 1 में कन्वर्ट हो गया, बट इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर IRB इंफ्रा। मीनवाइल एक बार जरा ICICI बैंक लेके आइए,
ICICI बैंक आपकी स्क्रीन पे मेरे ऑप्शंस के स्टैट्स दिखा रहे हैं कि इस वक्त डेढ़ ऊपर है और ये स्विंग है बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और यानी 2 फेब के बाद ICICI बैंक ने फिर तोड़ दिया है एक ही सीरीज में 2 बार वॉल्यूशन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। मानस, आप में पिछली बार भी ये शॉर्ट ट्रेड बहुत बखूबी पकड़ा था, अब ICICI बैंक पे आपका टेक क्या है? अगर ये बिहेवियर है और ये सरेंडर कर रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली? बिल्कुल, देखिए 200 डे मूविंग एवरेज ICICI बैंक ब्रेक कर रहा है, और जब पिछली बार इसने ब्रेक किया था तो हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी, और इस बार भी अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां तो ट्रेंड बिल्कुल क्लियर दिखेगा। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का 200 डे मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे ब्रीच हो रहा है, तो एक बिकवाली का ही ट्रेड लेना चाहिए और पुट ऑप्शन के जरिए इस मंदी को प्ले करना है। मार्च वाला 840 का पुट ऑप्शन लेंगे, 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 13 रुपए के स्टॉप लॉस से। आई थिंक 33 से 35 रुपए की रेंज इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकती है, तो 840 का पुट ऑप्शन ICICI बैंक का मार्च वाला लीजिए। ओके, 840 का पुट ऑप्शन आपको मार्च का लेना। देखिए फेब के ऑप्शंस आप ले पाएंगे नहीं। मार्केट में वो जो रैली है, अब वो रिस्क फिर से ये ओपन हो जाता है कि कहीं लोगों को ये ना लगे कि चलिए अब बस रिकवरी स्टार्ट होगी, क्योंकि रिकवरी इस तरीके से आती नहीं है नॉर्मली। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि थोड़ा संभल कर ही रहिए इस मार्केट में। राहुल ने वो जो हीरो जीरो वाला ऑप्शन बोला था 17,500 का पुट, एक बार जरा वो पुट लेकर आइए, एक बार जरा उसका प्राइस देख लेते हैं किस लेवल पर है वो, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और कई लोगों को लगेगा कि 17,500 शायद प्रोटेक्ट हो जाए, राउंड नंबर है, ऑप्शंस का बेस है, लेकिन अब ये मार्केट प्रॉब्लम ये है कि किसी भी बेस को रिस्पेक्ट कर नहीं रहा है। पिछले 3-4 दिन से आपने लगातार देखा होगा, और आज तो खास तौर से जिस तरीके का मार्केट ने ट्रेंडिंग मूव दिखाया, और ये ध्यान रखिए आज पहला दिन है ट्रेंडिंग मूव का। पिछले 3-4 दिन में मार्केट वीक जरूर रहा है, लेकिन इस तरीके का मूव हमने देखा नहीं था, और ये पहला दिन है उसमें। तो 30 रुपये, आई थिंक उस समय वो ऑप्शन 24 या 25 रुपये था जब राहुल ने सजेस्ट किया था, तब 24 या 25 रुपये था मेरे ख्याल से। अब 30 रुपये का वो ऑप्शन, और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है ये अगर कल हमको गैप डाउन मिल गया हर्षिता, क्योंकि देखिए आज एक बार US फ्यूचर्स अगर देख सकें तो उससे भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से फ्लैश है, बट हल्के पॉजिटिव। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कल का बार इतना बड़ा था ना, उसके बाद वहाँ भी रैली टिकेगी नहीं ज़्यादा, अनलेस वहाँ पे कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए, रैली नहीं टिकेगी। और अगर ऐसा हुआ तो कल फिर शायद एक गैप डाउन की तैयारी हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़, हमारी मार्केट जो है वो एक्स ऑफ ग्लोबल क्यूज ऐसा नहीं कि स्ट्रांग थी, मतलब ऐसा नहीं कि आज सुबह आप आए और आपने इतने खराब ग्लोबल क्यूज दिखे और फिर हम टूटे, उसने हमारी रैली पंक्चर कर दी। हमारी कोई ऐसी बड़ी रैली पहले ही नहीं थी। हमारी रैली एक वो हमने एक ट्रेंड लाइन लगातार डिस्कस की थी। अच्छा, अभी एक और चीज़ हुई है, मैं कल वो ग्राफिक प्रेजेंट करूंगा। हम फिसले कहाँ से? वो जो चैनल था उसमें जो ट्रेंड लाइन था वो डिक्लाइनिंग चैनल है, उस डिक्लाइनिंग चैनल में हम एकदम ऊपर से फिसले हैं। 6 महीने का अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो उसमें आपको दिख भी जाएगा, जैसे अभी 1 महीने का आ गया, 6 महीने का चार्ट। अब हम कहाँ पर आ गए? अब उस टाइम लाइन को आप अगर थोड़ा और बढ़ा देंगे और 6 महीने से अगर 12 महीने का कर देंगे उस टाइम लाइन को, ये देखिए वो 6 महीने वाला चार्ट है जिसमें हम एकदम एग्जैक्ट सिर्फ लास्ट के पार्ट को अगर आप जोड़ देंगे। अब अगर आप नीचे से ट्रेंड लाइन जोड़ेंगे, सितंबर से जोड़ेंगे और नीचे वाला एक लाइन बनाएंगे, तो अब हम उसके सपोर्ट लेवल पर आ गए। हमने स्टार्ट किया ऊपरी लेवल से, चैनल के एकदम ऊपरी लेवल से, वहाँ से गिरे। अब इस चैनल के लोअर एंड को हम टेस्ट कर रहे हैं। ये हमने 3 बार किया है, तीनों बार यहाँ से बाउंस किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या एक्सपायरी की वजह से सिचुएशन थोड़ी सी और एग्रेवेट हो सकती है, और एक बार के लिए हम 17,400 17,350 जा सकते हैं। मेरे ख्याल से वो पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद शायद मार्केट में एक बड़ी वाली रिकवरी शायद उसके बाद है। उससे पहले मार्केट एक बार, नॉर्मली क्या होता है, मार्केट जब इस तरीके का मोड़ दिखाती है ना, एक बार पहले मार्केट सबकी चीखें निकाल देती है, उसके बाद मार्केट बॉटम आउट होती है। क्योंकि आप विश करेंगे कि मार्केट में बॉटम हो जाए, तो मार्केट ऐसे बॉटम करेगा। मार्केट पहले एक बार आपको अच्छे से रुलाएगा अगर आप लॉन्ग है तो, और उसके बाद फिर रिकवरी दिखाएगा, दिखानी है तो। और दिक्कत यही है कि टेस्ट कर रहा है आपको हर तरीके से, पेशेंस से और ऑफ कोर्स पैसे से भी है मार्केट। जानकारों से पूछना शुरू कर देते हैं STBT या BTST के ट्रेड्स। चंदन, आप बताइए किस तरफ ट्रेड लेंगे, तेजी या मंदी? देखिए, मंदी की तरफ ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बाजार का स्ट्रक्चर वीक है और कोई भी बाउंस आता है तो वो वीक वाले में तब्दील हो रहा है। इनफैक्ट जो पिछले कुछ दिनों से बाजार में जो रिलायंस का सहारा था वो भी वर्क नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे पोजीशंस में लाइट रहने की सलाह रखेंगे। और एक ट्रेड मैंने यहाँ पे कुछ देर पहले गोदरेज प्रॉपर्टी की बात की, उसको मैं कंटिन्यू रखूंगा। 1130 का सपोर्ट है, नीचे में 1070 तक के डाउन साइड यहाँ पे बनने चाहिए, तो गोदरेज प्रॉपर्टी जो अभी ट्रेड लिया उसी को ही मैं कंटिन्यू एज STBT करने की सलाह रखेंगे। निफ्टी कहीं ना कहीं 17,350 जो बजट की लेवल है वो वापस रीटेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा यदि किसी को ऑप्शंस में ट्रेड करना है यहाँ पे,
तो 17,600 की पुट लिया जा सकता है विद द व्यू कि यहाँ से और निफ्टी 50 से सपोर्ट करेगा। ओके 17,600 के पुट, ये इंडेक्स पे व्यू है, याद रखिएगा। और गोदरेज प्रॉपर्टी इट्स अ सेल ट्रेड। रियल स्टेट स्पेस में सबसे बुरा दौर देखने वाला कोई स्टॉक रहा है तो वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, 1106। याद रखिएगा आज इस स्टॉक ने अपना लगभग 7 महीने का नहीं 6-7-8 महीने का बेस जो है वो वॉयलेट कर दिया। और टेक्निकली मेरे ख्याल से नवंबर 20 के सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में इस वक्त गोदरेज प्रॉपर्टीज ट्रेड कर रहा है। माना साहब क्या ट्रेड कैरी करेंगे? देखिए बिकवाली करने का ही ट्रेड रहेगा और एस्ट्रल में बिकवाली करनी है। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 1854 के प्राइस चल रहे हैं। एसटीबीटी की तरह इसमें एक सेल कॉल लेना चाहिए, तो स्टॉप एसटीबीटी इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा है। 1881 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बिकवाली करेंगे 1800 रुपए के टारगेट के लिए। ओके चलिए ठीक है। एस्ट्रल देखिए, कल एस्ट्रल में बाय कॉल्स थी, आज सेल कॉल्स हैं। ये मार्केट एकदम इसी तरीके से बिहेव कर रहा है पिछले 3-4 दिन में। और कल तो ब्यूटीफुल ब्रेकआउट था और आज उससे गंदा ब्रेकडाउन। ये है मार्केट इस समय पर। आशीष जी, आपकी ट्रेड एसटीबीटी या बीटीएसटी? जी अनुज जी, ट्रेड तो बिकवाली की तरफ ही रहेगी, लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन दूंगा क्योंकि 4 दिन से हम कंटिन्यूस बिकवाली देख रहे हैं। और जिस हिसाब की बिकवाली है, कल बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी वीकली एक्सपायरी के कारण एक्सपेक्टेड है, तो थोड़ा सा जिनके रिस्क एपेटाइट है वही इस ट्रेड को इनिशिएट करे। आरबीएल बैंक में बिकवाली की सलाह है, 157 का एक स्टॉप लॉस लगना है स्ट्रिक्टली। और हमें लगता है कि ये जो बिकवाली अभी आरबीएल बैंक में पूरे बैंकिंग सेक्टर में देखने मिली है, आरबीएल बैंक यहाँ से 147 तक के लेवल्स दिखा सकता है। आरबीएल बैंक में एक सेल कॉल इस समय आता हुआ। ऑफ कोर्स बैंक्स की हालत वैसे भी काफी खराब है। रुचित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी एक सेल साइड का ही ट्रेड है। मुझे लग रहा है कि ऑटो स्टॉक्स अब नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में वहां पे हमको सेल ऑफ देखने मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी ऑटो इंडेक्स काफी दिनों के बाद अपने 20 EMA के नीचे फर्स्ट टाइम क्लोज हो रहा है। सो काफी अनवाइंडिंग हो सकती है ऑटो स्टॉक्स में। हीरो मोटो को विद इन द ऑटो स्पेस यहाँ पे थोड़ी वीकनेस ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से है, तो विद इन द सेक्टर एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक। तो हीरो मोटो को मैं करंट लेवल्स पे एसटीबीटी के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट बना के जाए, कैश लेवल्स के हिसाब से 2530 का स्टॉप लॉस रखे और 2450-2440 के टारगेट रेंज कल आ सकता है। ओके देखिए, वो रिकवरी टिक नहीं पा रही है मार्केट की, और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है HDFC। एक बार HDFC का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, और क्योंकि यहाँ पर वो रिकवरी आई थी, देखिए वो जो रिकवरी आई थी, और ये एक और इशू है हर्षता, 15-20 मिनट की रिकवरी 5 मिनट के बार में चली जाती है। ये 15 मिनट लगे थे उस रिकवरी को, और 5 मिनट लगे उस पूरी की पूरी रिकवरी को कोलैप्स होने में HDFC में। और इवन HDFC बैंक का भी ऑलमोस्ट सेम हाल है, महिंद्रा एंड महिंद्रा डे लो पर। तो क्लियरली रिकवरीज जो हैं वो उनको सस्टेन करना बहुत टफ है। गौरांग, मुझे व्यू चाहिए अब आपसे SBI के ऊपर, ऑलमोस्ट बेयर मार्केट टेरिटरी में 18% नीचे हाइज से। क्या लेने का टाइम आ गया, या फिर मार्केट नर्वस है? और ये नर्वसनेस किसी भी कारण हो सकती है, लेकिन एक क्लियरली भले ही क्लैरिफिकेशन आ गए हो, लेकिन एक मार्केट को नर्वसनेस शायद अदानी ग्रुप को लेकर है, फॉर राइट और रॉन्ग। और आपने सही बताया अनुज, कुछ समय पहले जब आप सरकारी बैंकों की बात कर रहे थे और जब आपने बताया 18% की गिरावट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एक समूह को लेकर के, अडानी ग्रुप को लेकर के नर्वसनेस, थोड़ी घबराहट। अब ये कितना सच और कितना गलत है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर मैं मेरी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता हूँ, 18% की गिरावट सामने रखता हूँ, तीसरी तिमाही के आंकड़े भी सामने रखता हूँ, और थोड़ा बहुत लंबी अवधि का नजरिया रखता हूँ, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बेहतरीन फेवरेबल रिवॉर्ड्स के लिए ये स्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। मैं बिल्कुल हिम्मत करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी की राय दूंगा। SBI में एक मौका तेजी का यहाँ पर गौरांग ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर क्लियरली पूरे बाजार भर में हमने मंदी के ही ट्रेड सुने। अच्छा, 1-2 ट्रेड्स आपके लिए फिर पेश करते हैं जिनमें थोड़ा सा रेजिलियंस देखने को मिला है। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हम बात कर रहे थे न्यू इकॉनमी काउंटर्स की, जहाँ पर तेजी देखने को मिली। आज जोमेटो फिजल आउट हो गया, 4% नीचे है। नायका में भी ज़्यादा कुछ रहा नहीं है तेज़ी की तरफ। पेटीएम भी नेगेटिव टेरिटरी में, लेकिन पीबी फिनटेक अपने गेंस को होल्ड कर रहा है और इसमें 4% तक का इजाफा है। आशीष भैती, इसका चार्ट चेक दे पाएंगे? 518 के लेवल्स पर कंसिडरिंग ये थोड़ा सा रेजिलिएंट है। ऑफ कोर्स उस न्यू टेक कंपनियों की रैली में ये लेट एंट्रेंट था, शायद इसीलिए अभी भी होल्ड कर रहा है।
जी अर्शद, पूरे न्यूटेक कंपनीज में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से पीवी फिनटेक आज मार्केट में भी एक अच्छा मूव दे रहा है, एक राउंडिंग बॉटम, इमीडिएट राउंडिंग बॉटम उसने बनाकर एक पुलबैक देने का ट्रेंड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पे भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। पीवी फिनटेक में थोड़ा सा कॉशियस रह के ट्रेड बनाना है। 500 का फिक्स्ड एसएल मेंटेन करे और ये मूव जो इस हिसाब से आ रहा है, मुझे लगता है कि इसका 200 एमआर क्योंकि 546 है, वे वहां तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो खरीदारी की सलाह है। ओके, आपका पीवी इन्फोटेक पे ये टेक। और इस बीच जरा एक बार HDFC बैंक लेके आइएगा। HDFC बैंक की भी क्लोज बहुत वीक है, बिलो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और चंदन, HDFC पे आपका टेक अब क्लोजर टू एक्सपायरी, आई मीन कल फ्राइडे फैक्टर नहीं सॉरी थर्सडे है और 50 डेमा के नीचे ये स्टॉक पे। इसमें क्योंकि 11 जनवरी से लेकर 3 फरवरी के बीच में जो ब्रेकडाउन्स आए थे उसमें भी इसने 50 डेमा माइनस 10 to 20 रुपीज़ उसमें अपना एक बेस बना लिया था। अगर कल मॉर्निंग में ये लो वॉलेट होता है तो HDFC बैंक में कहाँ तक का डाउन साइड देख रहे हैं आप चंदन? देखिए वीरू, मैं देख रहा हूँ HDFC बैंक एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशंस में है जहाँ पे सपोर्ट है वो लगातार 1575 1590 के आसपास बार बार बने। और एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि यदि यहाँ से करेक्ट होता है तो लेवल को रीटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो एज ऑफ नाउ तो जो लेवल वो 1590 के आसपास के बनने चाहिए, 1590 1585 तक के डाउन साइड यहाँ पे। ओके, चलिए इस क्लोज को समझ लेते हैं अब फिर। और निफ्टी 17,559, क्योंकि एडजस्टेड क्लोज लेंगे हम आधे घंटे के एवरेज के हिसाब से, मेरे ख्याल से रफली 17,550 560 के करीब क्लोजिंग मान लीजिए आप। और इंटरडे लो से काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं रहेगी वो, 17,529। अभी एक्चुअली 15 मिनट बाकी हैं, यू नेवर नो, एक सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग अगर वहाँ तक उसको ले जाए। बैंक निफ्टी हाँ हालांकि अपने लोअर लेवल से थोड़ा सा ऊपर बंद हो रहा है, अपने लोअर लेवल से 0.36% ऊपर या करीब करीब 135 पॉइंट ऊपर। एक्चुअली 250 पॉइंट ऊपर आ गया था लो से, लेकिन अब 135 पॉइंट ऊपर, 128 पॉइंट ही ऊपर रह गया। लेकिन हर्षदा, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, US मार्केट में आज कुछ भी हो जाए, चाहे रैली भी आ जाए, हमारी मार्केट में अगर आपको कल कोई भी अपटिक दिखेगी वो ब्रूटली सेल हो जाएगी। ये मार्केट अब तैयार है एक बार के लिए 17,350 निफ्टी पर और 39,390 400 के करीब बैंक निफ्टी पर जाने के लिए। और हो सकता है वो एक्सपायरी के साथ कोइंसाइड करे और उसके बाद फिर वो चैनल का लोअर सपोर्ट है वो मार्केट को हेल्प करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, एक और चीज़ कल हमने डिस्कस की थी, एक बार जरा निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट लेकर आइए और वो पूरा एक महीने का चार्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 का। क्यों उसकी बात करना ज़रूरी हो जाती है? क्योंकि लोगों के पोर्टफोलियोज़ में आज बहुत पेन है। निफ्टी नेक्स्ट 50 आज गिरा है करीब करीब 1.5%, और एक महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से एक महीने में देखिए 10% का डिक्लाइन। 10% अगर आपका इंडेक्स में चला गया तो जिन्होंने इसके हिसाब से पोर्टफोलियो अपना बेंचमार्क किया हुआ, सोचिए उनके पोर्टफोलियोज में कितना हर्ट हुआ होगा। अच्छा, एक फाइनली अब जाके जो एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं इंडिया में, उनको ये लग रहा है कि देखिए अब आपको समझ में आया क्यों हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के स्टॉक्स नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से हम इंडेक्स को भले ही अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन कम से कम हम इस इवेंट से बच गए। अब जो कई म्यूचुअल फंड्स जिनके पास अदानी ग्रुप के स्टॉक्स नहीं थे, अब उनके पास ये कहने का मौका है, क्योंकि अब काफ़ी फंड्स जो हैं वो इस गिरावट को आउट परफॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि इस डिक्लाइन में बहुत बड़ा हाथ जो है वो अदानी ग्रुप स्टॉक्स है। काफ़ी स्टॉक्स हैं वो नेक्स्ट 50 में, निफ्टी में नहीं है। तो ये जो है एक एटलीस्ट काफ़ी टाइम के बाद उन्हें बोलने को मिला होगा कि देखिए हमने आउट परफॉर्म किया बेंचमार्क। इनफैक्ट अदानी ग्रुप स्टॉक्स अगर आप मंथली वाइज देखें तो 50-55% तो वैसे भी टूट चुके हैं। साल के लिहाज से वो 70-60% तक की गिरावट है, तो क्लियरली वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप यह देखिए जनवरी और फरवरी, आज हम 22 तारीख में हैं, वो 1.5 महीना ही हुआ है और नियरली 70-72% के लॉसेस कुछ स्टॉक्स में देखने को मिले। बिल्कुल, इनफैक्ट वो अगर प्लेट रेडी हो मार्केट कैप लॉसेस की बनाई थी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, देखिए 24 जनवरी को मार्केट कैप था 19.2 लाख करोड़। अच्छा, ये पीक मार्केट कैप नहीं था, पीक मार्केट कैप तो 24 लाख करोड़ था। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वाले दिन का मार्केट कैप बता रहे हैं हम आपको, वहाँ से करीब 11.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, 7.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप आया है। अच्छा, इसमें एक इशू पता क्या है, मैं ये ट्वीट भी किया था, उसमें मुझे कई लोगों ने रिप्लाई किया, आप 5 साल का चार्ट देखिए, 5 साल में ये स्टॉक्स अभी भी 10 बैगर्स रहे हैं। तो जिन्होंने 5 साल पहले लिया उनको अभी भी शायद इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप हाँ पिछले 1 साल में मोमेंटम चेज किया है उसमें आपकी तकलीफ हुई है। लेकिन मेरे ख्याल 2014 में अदानी एंटरप्राइजेस 200-250 रुपये स्टॉक था और उसके बाद उसने 2-3 इनफैक्ट अलग स्टॉक्स भी लिस्ट किए, उस लेवल का वेल्थ क्रिएट किया था। लेकिन हायर लेवल से ऑब्वियसली काफ़ी डिसरप्शन है यहाँ पर और काफ़ी मार्केट को हर्ट किया है इसने।
जी हाँ, तो ये इनफैक्ट एक बड़ा रोड़ा है इस समय तेजी के बीच और मार्केट को नीचे खींचता हुआ। और आज भी अगर आप इस समय के ट्रेड्स देखेंगे, अदानी एंटरप्राइजेस 10.5% नीचे, पोर्ट 6.5% के नुकसान पर दिखा है। और मैं इन दोनों स्टॉक्स तक ही लिमिट कर रही हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि ये हैवी वेट्स है, ये दिग्गज वाले, ये निफ्टी का हिस्सा है और वहां पर आप देखिए किस तरह की दरारें आई हैं। अच्छा, कुछ देर पहले हम सीमेंट की बात कर रहे थे तो अल्ट्राटेक पर एक बाय कॉल दिया था राहुल शर्मा ने, लेकिन ग्रासिम स्क्रीन पर फटाफट से लेके आइए। देखते देखते 4% टूट चुका है, तो यहाँ पर बिकवाली जो है वो और इंटेंसिफाई हो गई है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी देखिएगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज इसने कोशिश की थी जब मार्केट का थोड़ा सा टर्न तेजी की तरफ आया था कुछ संभालने के लिए, लेकिन इतना ज्यादा फ्लो है दबाव का, ये काउंटर आज प्रेशर में आता हुआ यहाँ पर भी बिकवाली के काफी अंश देखने को मिले हैं। चंदन, RIL पर एक टेक चेक देंगे प्लीज, और इसका 2400 के नीचे जाना क्या सिग्नल देगा निफ्टी के ट्रेड के लिए गोइंग फॉरवर्ड? फिर बिल्कुल, देखिए इस महीने में रिलायंस नेट टू नेट अभी फ्लैट है। अच्छी बात है कि नीचे से लेवल से रिकवरी दी थी, 2300 के आसपास का बेस बनाया, बट कंसर्न ये है कि 50 डे निकाल नहीं पाया, 2450 60 के आसपास सेलिंग बनी, तो वापस जिस हिसाब से रिलायंस रिवर्स हो रहा है और प्रीवियस वीक का जो मूवमेंट था ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मूवमेंट इसने वापस निकाला है, ये वापस 2320 तक के लेवल को छूने के लिए तैयार हो रहा है। तो जब नाउ 2300 टू 2320 के बीच में रिलायंस आके कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकता है। चलिए अब एक काम करते हैं, फाइनली क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और रोलोवर्स की शीट्स लेके आते हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखें रोलोवर्स कैसे हैं इस वक्त, माफ कीजिएगा, ब्रेथ कैसी है। निफ्टी का रोलोवर जो मेरी स्क्रीन पे है अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें, जो लास्ट रिपोर्टेड रोलोवर था 49, अब करीब 51% रोलोवर अगर आप देखें, और बैंक निफ्टी में करीब 53% रोलोवर हो चुका है। अच्छा, लॉन्ग मात्र 8, और ये शूरवीर कौन से हैं देखते हैं, कुछ देर में देखेंगे। लेकिन लॉन्ग बिल्डअप, इफ कलैप्स परसिस्टेंट सिस्टम, बात हुई थी कुछ देर पहले जिसके, सिंजन, ट्रेंट, गेल, तो बहुत प्रभावशाली स्टॉक्स जो हैं वो लॉन्ग बिल्डअप की श्रेणी में नहीं खड़े हैं। और शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हुई? ऑरबिंदो फार्मा अगेन, डिफेंसिव फार्मा स्पेस, ग्लेनमार्क, वोडाफोन आइडिया, पेट्रोनेट LNG, वोल्टास में अगर आप देखें तो आज शॉर्ट कवरिंग। वोल्टास ने आज एज पर डिस्क्लोज क्या किया है, एक बार वोल्टास का चार्ट लेके आएंगे एक बार स्क्रीन पे। 914, दैट मीन्स एग्जैक्टली ये प्राइस वोल्टास का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो उसने छुआ है मई 2012 के बाद। जहां तक शॉर्ट का सवाल है, एस्ट्रल एक ब्रेकडाउन था स्क्रीन पे, टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग ब्रेकडाउन। ACC अदानी समूह के स्टॉक्स की कैटेगरी में अगर आप देखें आज काफ़ी हैमरिंग हुई। टाटा केमिकल, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में आज एक सीरियस ब्रेकडाउन था। और इंडियन होटल्स बहुत दिनों बाद बेयर ग्रिप में ये स्टॉक आया। और जहां तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, क्लोजर टू एक्सपायरी -1 डे पे अदानी एंटरप्राइजेस करीब 11%, ह्यूज लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब करंट मंथ से अगर आप देखें अनवाइंड हुए पोजीशंस, नेक्स्ट मंथ में अगर आप देखें तो आई थिंक शॉर्ट बिल्डअप काफ़ी हुआ है यहाँ पे। और अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, आदित्य बिरला फैशन और टोरेंट पावर। एक टोरेंट पावर में कल काफ़ी लॉन्ग बिल्डअप था, कल ये स्पेस वाइब्रेंट था, मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था। आज थोड़ा सा लॉन्ग्स वहाँ पे ट्रिम हुआ है। और आज के लिए अगर आप देखें कुछ जो शानदार आलिशान क्लोजिंग की तरफ स्टॉक बढ़ रहे हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, दैट्स ITC, याद रखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, 383.40 के आसपास बढ़ता हुआ। ट्रेंट का मूव अच्छा रहा, ट्रेंट अप्रॉक्सीमेटली 1343 के जोन में जो क्लोज हो रहा है, क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, मतलब अच्छा जुझारूपन दिखाया इसने। IEX में कल के शो के बाद आज भी मूव बरकरार रहा, थोड़ी स्ट्रेंथ थी यहाँ पे। और फार्मा स्पेस से ऑरबिंदो फार्मा और ग्लेनमार्क आज स्ट्रॉन्ग स्टेबल, लेकिन अदानी समूह के स्टॉक्स में सब्सटेंशियल प्राइस डैमेज। हर्षदा जी हाँ, क्लियरली हमने देखा है बड़े क्रैक्स वहीं से आते हुए दिखाई दिए। वैसे 8 मिनट बाकी है इस क्लोज के वीरू। कुछ और काउंटर्स लेकर आते हैं स्क्रीन पर। इस घंटे देखिएगा अदानी पोर्ट में पोजीशंस और बिकवाली की बढ़ती हुई। आपने HDFC बैंक का जिक्र किया था राइट वीरू कुछ देर पहले, ये HDFC? जी HDFC बैंक का हर्षदा, देखिए HDFC बैंक का क्लोज खराब है, लेकिन मैं HDFC बैंक का चार्ट देखने के बाद HDFC बैंक का एग्जैक्टली क्लोज वही है जो जनवरी लास्ट में और ड्यूरिंग बजट स्पीच था, मतलब 20 रुपए नीचे फ्रॉम इट्स 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन और एक गंभीर और एक खराब क्लोजिंग की तरफ बढ़ा इट्स कोटक महिंद्रा बैंक एट 1699। कोटक हर्षदा दिसंबर 2020 से लेके अब तक की जो इसकी प्राइस चैनल थी, जिसका हाई था करीब 2300 रुपए, उस चैनल की लोवेस्ट ट्रजेक्टरी को स्ट्राइक करके आया। मेरे पास अभी नेक्स्ट मंथ की जो ऑप्शन शीट वो नहीं है, बट मानस
क्या इस बेस के वॉल्यूशन के चांसेस लग रहे हैं आपको? 1660 1650 पे एक बेस है जहां पे कोटक महिंद्रा बैंक में। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर डेफिनेटली स्टॉक पे एक सपोर्ट जरूर है 1690 के आसपास, 1680 के आसपास, लेकिन पैटर्न बहुत निगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। वीकली चार्ट पे आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको वीकनेस क्लियरली दिखेगी। तो अगर एक बार भी ये 1685 के नीचे निकला तब तो आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी और शायद उस केस में आपको 1640 1630 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए कभी भी कोई उछाल मिले तो आई थिंक निकलने की कोशिश करनी चाहिए कोटक बैंक से। और अब फ्रेश बिकवाली तब करेंगे जब 1685 के नीचे जाएगा। ओके, तो ये कोटक की बात हुई। इनफैक्ट मैंने वीरू से इसीलिए पूछा था क्योंकि एचडीएफसी में भी जो बिकवाली है वो इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दे रही है। एचडीएफसी भी करीब 2% नीचे है। आशीष बहेती, ये क्या 2600 को क्रैक करेगा क्या आगे? जी अर्षिता, जिस हिसाब से मार्केट वापस बैंक निफ्टी 40,000 का लेवल तोड़ दिया है और प्रेशर में बैंक निफ्टी है, एचडीएफसी से सीरियसली लीड कर रहा है फ्रॉम द फ्रंट जो बिकवाली है। हमें लगता है कि जिनके पास भी शॉर्ट्स है बने रहे 1625 पे एक एसएल अब मेंटेन करे। जिस आपका मूव है 1600 क्रॉस करके 1580 तक के लेवल्स शायद इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो क्लियरली शॉर्ट केप ट्रेड को होल्ड करना है। डे लो के आसपास इनफैक्ट ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ ज़्यादातर ट्रेड्स अगर आपको दिखाई देंगे वो डे लो पर है। अदानी पोर्ट 543 का लो, अदानी एंटरप्राइजेस 1381 का लो 1398 पर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी डे लो पर, एचडीएफसी बैंक डे लो के करीब क्लोज होता हुआ। भारतीय एयरटेल में भी हमने देखा है 770 डे लो आ चुका, 1.25% का नुकसान देखने को मिल रहा है। 428 के लो पर दरअसल अब टाटा मोटर्स भी, तो कई ऐसे दरअसल दिग्गज हैं जो दरअसल डे लो पर ट्रेड कर रहे हैं। वीरू कुछ कह रहे हैं? हर्षदा, एक तो चीज दो मैं स्टॉक्स मार्क करना चाहूंगा। एक तो हेवल्स वाइट गुड सेगमेंट में जो स्विंग मिल रहा है उसका फायदा बिल्कुल भी नहीं उठाया। आई मीन इट्स ऑलमोस्ट एट डे लो। लेकिन आज सुबह आई थिंक एक ट्रेड हमारे साथ हमारे मेहमान ने शेयर किया था। इट वाज जी एंटरटेनमेंट, सेल कॉल थी। जी एंटरटेनमेंट अभी मेरी स्क्रीन पे मार्क हुआ 200 की मार्च की पुट ऑप्शन। इसमें बहुत तहजीब से अगर आप देखें उसमें ओआई एडिशन हो रहा है और ये स्टॉक जी एंटरटेनमेंट अब सितंबर 2021 से लेकर अब तक के अपने बेस को वॉलिड करता हुआ। आशीष, पॉसिबली अगर आप देखें ये आज की इस चर्चा का आखिरी स्टॉक होगा। जी एंटरटेनमेंट पे कोई ट्रेड व्यू आपका 200 की पुट ऑप्शन नेक्स्ट मंथ मार्च की? जी जिस हिसाब से फॉल आया जी में, हमें लगता है कि यहाँ से और गिरता हुआ देखने मिल सकता है। जिनके पास भी शॉर्ट्स है बने रहे, आई थिंक इसको फ्यूचर्स के थ्रू ही मैं सजेस्ट करूंगा, इसके कैश के लेवल्स पे सजेस्ट करूंगा। मुझे लगता है कि अगर ये 200 टूटता है तो इसमें 195 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। 208 का एक एसएल जरूर मेंटेन करें इस पे। ओके, इस बीच अगर आप देखें जी एंटरटेनमेंट आपकी स्क्रीन पे 203 पे अगर आप देखें डीलो पे आके ट्रेड करता हुआ। चलिए फाइनली अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरे स्क्रीन पे जो वाइल्ड आई थिंक जो ओआई एडिशंस हो रहे हैं वो अदानी एंटरप्राइजेस में हो रहा है 1394 पे। याद रखिएगा ये इस दौर की सबसे कमज़ोर क्लोजिंग है, यानी 2 फेब को जस्ट एग्जैक्टली आफ्टर आई थिंक बजट 2 फेब को एक लोअर फीस लगा था 40% पे और वो था 945 का। उस दिन की रिकवरी हो गई थी, क्लोज आया था अप्रॉक्सीमेटली उस दिन 1577 पे। वहाँ से भी करीब 150 रुपये ये स्टॉक नीचे बंद हो रहा है और टेक्निकली अगर मैं जाके देखूं, लोकेट करने की कोशिश करूं तो 1 जुलाई 2021 का लो ये रिविजिट करता हुआ और आपकी स्क्रीन पे रोल ओवर के फिगर्स हैं 76%। ये इंडिकेट करती हैं कि इस प्राइस डैमेज के साथ भी एक सब्सटेंशियल शॉर्ट जो है वो एग्जिस्टिंग मंथली कॉन्ट्रैक्ट से निकलकर नेक्स्ट मंथ में कैरी हो रहा है। ह्यूज शॉर्ट रोल ओवर इन अदानी एंटरप्राइजेस। चलते हैं इस क्लोजिंग को समझने के लिए, थोड़ा सा देखने के लिए हर्षदा के पास बॉल पे। हर्षदा, ओवर टू यू। वीरू, आज का क्लोज ऑफ कोर्स एक बहुत ही कमजोर विकेट पर मार्केट जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। 17,555 के आसपास जो डे लो है उसी पर हम जाकर टिक रहे और 39,975 के लेवल्स आ चुके हैं निफ्टी बैंक में। तो कमजोरी आज काफी थी और अक्रॉस द बोर्ड कमजोरी थी। आप देखिए मिड कैप्स में करीब 1.25% तक का नुकसान। निफ्टी आईटी वहां पर 1% से ज्यादा नीचे ट्रेड करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इसीलिए बेहद खराब था। 2300 गिरने वाले स्टॉक्स और बढ़ने वालों की संख्या सिर्फ 560।
तो क्लियरली वो रेशियो बहुत ज़्यादा स्क्यूड था आज के दिन। कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेकर आते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है। तो पहले बिकवाली वाला ट्रेड, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज की वीकनेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, ये 3 दिग्गज स्टॉक्स थे जहां पर सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बना है आज के दिन। इसके अलावा हमने देखा जो कमज़ोरी थी, इस सब कमज़ोरी के बीच ऑफ कोर्स वो वोल्टा, सिम्फनी, ब्लू स्टार जैसे ट्रेड ज़रूर चले हैं। वो तेज़ी का एक पॉकेट था जहां पर हमने देखा अच्छे गेन्स देखने को मिले, करीब 1.5% ऊपर बढ़ना इस तरह के मार्केट में इज़ नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल, कंसिडरिंग अक्रॉस द बोर्ड वो सेल साइड की पोजीशंस बस मैग्नीफाई होती ही दिखाई दे रही थी। ITC कोशिश कर रहा था, लेकिन ITC बड़े मुश्किल से 0.44% के गेन्स पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है, 384। लेकिन आप इंडेक्स वाइज देखें, ना ऑटो में तेजी, ना आपके IT में तेजी, बैंकों में तो दबाव था ही। आज रियल एस्टेट काउंटर्स टूटे, आज मेटल स्टॉक्स में हमने देखा बिकवाली का दबाव आता हुआ दिखाई दिया। तो लगातार हमने देखा है जो थोड़े बहुत खरीदारी के अंश बीच में आए थे उन सब से हाथ लोगों ने पीछे खींच लिए। एंड वर्स्ट हिट ऑफ कोर्स बैंक्स रहे हैं, मेटल्स रहा है, FMCG तो ना फार्मा चला ना FMCG, तो डिफेंसिव के नाम पर भी आज ज़्यादा कुछ सपोर्ट इस मार्केट को मिला नहीं है, जो एक अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आखिरी 30 सेकंड में देखिए कौन से स्टॉक्स कहाँ जाकर टिके हैं। तो इकलौता ITC जो पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है, बाकी पूरी स्क्रीन लाल है। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिली और सबसे ज्यादा दबाव तो अदानी पोर्ट और अदानी में ही देखने को मिला एंटरप्राइजेज में। इसके बाद आप देखिएगा ग्रासिम जैसे काउंटर्स टूटते हुए, बजाज फाइनेंस में हमने देखा 3% का नुकसान। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी हाथ पीछे खींच लिए। अगर रिलायंस संभल जाता तो शायद इतना हम नहीं टूटते। हाउएवर इस तरह की मार्केट में काफी ज्यादा बिकवाली और काफी ज्यादा प्रेशर रहा है। आपका HUL, आपका कोल इंडिया, नेस्ले, TCS, इन्फोसिस, अक्रॉस द बोर्ड बस बिकवाली ही बिकवाली देखने को मिली है, बारिंग ITC जो पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर टिका। कोशिश थी बजाज ऑटो की तरफ से, सिप्ला की तरफ से कि कुछ तेजी की तरफ आएंगे, लेकिन टिक नहीं पाए हैं वो। तो 17,552 डे लो पर दरअसल आज मार्केट जाकर टिक रहा है। 274 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी बैंक के लिए स्थिति और भी खराब, 40,000 के नीचे हम 39,967 के आसपास जाकर टिके हैं और ये भी लगभग डे लो के करीब ही है, क्योंकि 961 लो था और 967 पर हम जाकर टिके। वीरू, बेहद खराब सत्र और एक दिन एक्सपायरी का अभी बाकी है। जी हाँ, और ये क्लोजिंग बेल सुनकर इतना सुखद एहसास हुआ हर्षता कि पूछिए मत, इतना सुखद एहसास हुआ कि पूछिए मत। और यही चल रहा था सोशल मीडिया पर तब से और सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप चैट में कि ये सूर्यास्त कब होगा। चलिए उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, पर याद रखिएगा इन CY23 इट्स अ फर्स्ट टाइम, पहली बार निफ्टी एज पर द प्रोविजनल क्लोज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहा है। कल है फेब मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी 7 बजे मॉर्निंग कॉल में, मेरी, आशीष, नीरज जी और हर्षता की सारे समीकरण लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।